पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और राम राम। स्वामी जी, उर्मिला गोयल जी, अर्चना पोरवाल जी, ताज जी, एसके बारिक जी, आप सभी को बहुत बहुत, और गीता उपाध्याय जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, राम राम।
आज हम मैंने ये वाला टॉपिक सोचा था, बाल शोषण और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय राजयोग। आरती जी, आपको राम राम। तो बेसिकली ना, ये इस बड़े डॉक्यूमेंट, अब मुझे रोज रोज सोचना पड़ता है मैं नेक्स्ट किस बात पे बात करूं। तो मैंने ये टॉपिक तो चूज किया है, लेकिन एक्चुअली में ये टॉपिक ये भी है कि राजयोग बच्चों के लिए कितना अब्यूसिव है। बेसिकली ये टॉपिक इस बात पे है, और एक्सबी के फोरम वालों ने इस बात पर लिखा है कि क्या राजयोग करने से बच्चों के लिए क्यों नुकसानदेह है, और ये एक टाइप का अब्यूज है। ये है मतलब इनका कॉन्सेप्ट। मैंने ये पूरा पढ़ा तो नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा है। और तो मैं आप लोगों के साथ जो भी है शेयर कर देती हूँ। फिर हम सारा तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाएगा ऐसा इतना बड़ा सा पढ़ने में। तो मैं इसको स्कैन कर लेती हूँ। तो ये है पूरा आर्ट, एक पेज का ये है, चाइल्ड अब्यूज और BKWSU। तो ये कह रहे हैं कि ये जो, ये मैंने इसको हिंदी में भी कर दिया है। तो कह रहे हैं कि जो, यहाँ से पढ़ने ज्यादा आसानी है, कि कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज रहती है। तो इनका जो एम्फेसिस है वो है कि राजयोग के कॉन्सेप्ट्स जो है आप याद कर लो, और इससे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंफ्यूजन होता है। और बच्चे जो हैं वो बड़े वल्नरेबल हैं इस लॉजिकल जंप से, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंफ्यूजन जो है। ये कह रहे हैं कि राजयोग कॉन्सेप्ट जो है वो है ही नहीं इन रिस्पेक्ट टू बिलीफ, नॉलेज हो इंस्टेड ऑफ फेथ। तो ये बात तो सही है, नॉलेज होनी चाहिए बजाय फेथ के। राजयोगीज डू नॉट कंसीव ऑफ बिलीव्स। राजयोगी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। राजयोगी उन विश्वासों की कल्पना नहीं करते जिन्हें विश्वास से उस तरह से मजबूत करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए एंग्लिकन करते हैं। एक एंग्लिकन के लिए एक विश्वास में विश्वास है। मतलब ये कंपेयर कर रहे हैं एंग्लिकन जो चर्चेज होते हैं ना, आपको पता है एंग्लिकन फेथ जो इन बहुत सारे एंग्लिकन फेथ वाले, यहाँ पर बहुत तरह के क्रिश्चियंस हैं। तो प्रेस्बिटेरियंस हैं, पेंटाकोस्टल हैं, कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ये एंग्लिकन और ये बैप्टिस्ट सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स समझे जाते हैं, एंग्लिकन अलग हैं। तो ये कह रहे हैं राजयोगी जो है उसके पास कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। मतलब राजयोगी जो है वो किसी चीज पर विश्वास नहीं कर सकता और फिर भी वास्तव स्वीकार करता, और यह सिर्फ एक विश्वास है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा है। ये कह रहा है लॉजिकल पॉसिबिलिटी और कंटिंजेंट फैक्ट में ये राजयोगी डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। मतलब ये जो बिलीफ है कि ये भाई ये चीज बिलीफ है और ये चीज एक फैक्ट है, इस ये इसमें नहीं विश्वास डिफरेंशिएट कर पाते। ये तो मैंने देखा है, किसी भी बीके वाले से आप कोई बात करो तो वो कहता है ऐसा तो होगा, विनाश तो होगा। तो वो इस बात में भेद नहीं कर पाते कि क्या चीज एक फैक्ट है और क्या चीज एक बिलीफ है। बिलीफ कुछ भी हो सकता है। बिलीफ मतलब विश्वास। अगर तुम विश्वास करो कि भाई ये समुद्र पर एक ऊंट चल सकता है, ये तो तुम्हारा विश्वास है, इससे क्या है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है? ये एक फैक्ट है जो साइंस से हमें फैक्ट्स पता चलते हैं कि क्या चीज फैक्ट है और क्या चीज बिलीफ है। तो सबसे पहले तो ये जितने भी ब्रह्म कुमारियां हैं ये भी और मुसलमान भी, ये सब अंधविश्वास पर चलते हैं। तो ये लोग कहते हैं भाई बिलीफ होना चाहिए, आपको बिलीव करो। तो ये सारे बड़े यहाँ पर अकड़ के आके ब्रह्म कुमारियां बोलती हैं, अरे ये तो विनाश होने वाला है, विनाश तो होगा ही। क्योंकि ये इनका बिलीफ सिस्टम है और ये उसमें मतभेद नहीं कर पाते कि क्या फैक्चुअल चीज है और क्या चीज बिलीफ है। जरूरी नहीं कि तुम्हारा बिलीफ एक फैक्ट हो।
ये बात नहीं है समझ पाते। तो यहाँ पर इस बारे में बात हो रही है। और फिर ये कह रहे हैं कि कल्चरल नॉर्म और लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शन भी है राजयोग में। तो ये स्पेशली अगर राजयोग पे छोटे बच्चों को करा रहे हो तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है। पहली बात तो लिंग्विस्टिक, क्योंकि आप कुछ लोग कहीं किसी देश में रहते हैं, उनका कोई और लैंग्वेज है, कोई और संस्कृति है और कोई और भाषा है। उन ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट भाषा और संस्कृति के छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और उनकी जो डाउट करने की एबिलिटी को ये लोग छीन लेते हैं, क्योंकि वो डाउट नहीं करते किसी बात पर। जैसे जो बात कही गई है अक्षरशः उसे मान लेते हैं। क्योंकि आप छोटे बच्चे को बोल दो, मैंने एक बार ना, मेरी एक नीस थी, मैंने उसको ऐसी झूठ बोला एक बार बचपन में। मैंने कहा मेरे पंख हैं, मैं तो उड़ती हूँ, मैं तो छुपा के रखती हूँ। मैंने ऐसे ही उसको ऐसी गप्पे मार रही थी मतलब उससे, और मैं मजे ले रही थी, और उसने सचमुच में विश्वास करा। तो वो मेरे से बोलने लगी, मुझे बता दो आपने कहाँ छुपा के रखे हैं अपने पंख। तो मतलब इस कदर तक फिर मेरे फादर ने मेरे को डांटा कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर मैं ऐसे ही मजे ले रही थी उससे, वो छोटी थी। तो मैंने उसको वैसे ही बोल दिया कि मैं ना छुपा के रखती हूँ ताकि किसी को दिख न जाए। और उसने सचमुच उस पर विश्वास किया। तो छोटे बच्चे जो हैं उनको कुछ भी बोल सकते हैं आप। मैंने उसको ऐसी बेकार सी बात बोली कि देखो मैं पंख से उड़ती हूँ, कभी वो सोच ही नहीं सकती, उसने विश्वास कर लिया इस बात पे। मैंने थोड़ा जोर दे के कहा, हाँ चुप रहना, किसी को बताना मत, तुम, मैं ऐसे उसको छुपा के रखती हूँ। वो तो उसको लगने लगा कि मैं तो सच बोल रही हूँ। तो ये जो छोटे-छोटे बच्चों को ये राजयोग में कई-कई चीज़ें बताते हैं, तो उनको आपने उनके अंदर से ये एबिलिटी छीन ली है कि वो डाउट करे, किसी भी चीज़ को वो वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ये तो सच ही होगा, ये तो सच ही होगा, ऐसा करने से ऐसा ही होता है। कोई लड़का किसी लड़की के आँख में देखे, तो उसको उसको बड़ा अच्छी उसकी त्रिनेत्र खुल जाएगा उसका, मतलब वो फिर स्वर्ग पहुँच जाएगा जहाँ पर लाल रंग होगा। और वहां पर लाल लाल होगा सब कुछ, और वहां पर जो है ब्रह्मा बाबा दिख जाएगा, तुमको शिव बाबा मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो छोटे बच्चों को कुछ भी बोल दो आप ऊट पटांग, तो वो विश्वास कर लेते हैं उसका। तो यहाँ पर बच्चों के साथ राजयोग उनको सिखाना ये एक तरह का शोषण है, ये इस राइटर ने लिखा है। तो आगे देखते हैं, और इमेजिन डिसबिलीविंग, तो मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि अविश्वास क्या चीज है छोटे बच्चे। Because if the language to do has been misappropriated to do something else, once become blinded to the very concept. And there is indeed a very strong, अच्छा मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको उड़ती उड़ती नजर से पढ़ती हूँ। तो ये गुड टीचिंग नहीं है, पुअर लैंग्वेज यूसेज भी है। अच्छा, इन लोगों की तो वैसे भी लैंग्वेज इतनी बेकार है। अभी देखो ब्रह्म कुमारियां जो लैंग्वेज यूज करती हैं वो कितनी कितनी गलत है। मैं तो और इंग्लिश का तो मैं नहीं जानती, पर मैं आपको हिंदी का ही बता दूं कि ये जो दो वर्ड्स यूज करती हैं, कदाचार, कदाचार नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। दुराचार होता है, दुराचारी होता है, कदाचारी कुछ होता ही नहीं है। फिर बहुत सारे बीके यहाँ पर लिखते हैं देहाभिमान। देहाभिमान भी कोई वर्ड नहीं है। अभिमान शब्द जो है वो पॉजिटिव सेंस में आता है। हमें अपने देश पर अभिमान है, हमें उन बच्चों पर अभिमान है जो जिन्होंने जो है वीरता का प्रदर्शन किया। तो अभिमान वर्ड पॉजिटिव सेंस में आता है। अहंकार शब्द जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है, या घमंड शब्द जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है। तो ये जो देहाभिमान है, इसकी जगह देहांकार, अहंकार होना चाहिए, देहांकार। तो यहाँ पर ये लोग जो वर्ड बोलते हैं अभिमान अभिमान, ये भी गलत है। ये सब लोग गलत शब्द का यूज करते हैं। तो तो इनकी लैंग्वेज की, अब देखो ये लोग बोलते हैं बाप दादा, और ये लोग, मैंने इसका भी काफी पढ़ा, बाप दादा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ब्रह्मा बाबा और फिर उसका भी फादर। जैसे अब ये क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ना, द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, तो ट्रिनिटी है। तो जब फादर और सन एक ही में आ जाएं तो आप बोलोगे बाप और दादा। तो चूंकि ये लेखराज जो है सबका एडवांटेज उठाना चाहता था, तो इसने कहा कि इसके अंदर बाप भी आता है और दादा भी। मतलब बाप तो ये खुद ही हो गया, लेखराज सबका बाप है,
और दादा जो है वो इसके ऊपर आता है शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं दादा को, मतलब दादा इन द सेंस ग्रैंडफादर को, जबकि सिंधियों में दादा कहते हैं भाई को। तो बाप दादा, तो बाप और दादा दोनों ही एक आदमी के अंदर प्रेजेंट हो, तो इसलिए ये लोग बोलते हैं बाप दादा। पर हालांकि ये माफिया टाइप की लैंग्वेज है कि हम तेरे बाप दादा हैं, तू हमको हफ्ता दे के जा, हम तेरे बाप हैं। तो ऐसे कौन बोलता है? हमारी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है और जो जो हमारी हिंदी भाषा है वो कितनी सुंदर है। संस्कृत तो खैर है ही बहुत पॉजिटिव वाइब्स वाली, लेकिन हिंदी कितनी सुंदर भाषा है। हम कितना अच्छे शब्द बोलते हैं। हमारे यहाँ बोलते थे पिताश्री, ऐसे कौन बोलते थे बाप दादा। खैर, अभी आते हैं कि इनकी चॉइस ऑफ लैंग्वेज इतनी पुअर है। राजयोग कास्ट सिस्टम, पहले मैंने सोचा इसके ऊपर बना लेते हैं राजयोग कास्ट सिस्टम, पर यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू छोटे बच्चे दिया हुआ है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि यहाँ पर जो है संस्कृति और इतना सारा बिलीफ, और ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिलीफ पर और फैक्ट के बीच में। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है राजयोग की आइडियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी भी, जिससे कि ये सारी थिंकिंग और मैनर ऑफ सब्जेक्ट्स और कास्ट सिस्टम। तो ये कहते हैं कि राजयोग जो है वो एक कास्ट है। कास्ट मतलब कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो। हर सोल जो है वो फॉरएवर के लिए मेंबर हो जाती है एक पर्टिकुलर कास्ट की और आत्मा की दुनिया की। इसको यहां से पढ़ सकते हैं। राजयोग जाति व्यवस्था है। बिल्कुल अमित जी, सड़क छाप थी इसकी भाषा। बात ये कि जहाँ के आप रहने वाले होते हो ना, वहां से संस्कृति पे बहुत असर आता है। ये रहता था वैश्याल वैश्यों के बीच में। तो इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि सारी दुनिया एक वैश्यालय है। तो ऐसा कौन कहेगा जो खुद वैश्यालय की चीजें देख रहा है? जो बच्चा इधर उधर वैश्यालय वैश्याओं की चीजें देख रहा है वही तो ऐसी बात कहेगा। तो आगे चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो राजयोग विचारधारा है, ये ब्रह्मांड का ज्ञान, ये सब, ये बेसिकली ये पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो राजयोग है, इस जो व्यक्ति, इनके मैं ऐसे बता देती हूँ, जो व्यक्ति राजयोग करता है वो एक पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम को बिलोंग करने लगता है। अब ये राजयोगी हो गया। अब तुमने राजयोग किया तो तुम राजयोगी आत्मा हो गए हैं। और मान लो किसी ने राजयोग किया और फिर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो उसकी कास्ट जो है वो राजयोगी ही कहलाएगा। इवन दो वो अब पाप कर्म करने लगा है, या वो राजयोग मेडिटेशन नहीं करता या कुछ भी नहीं करता, फिर भी अब उसकी कास्ट वो तय हो गई है। आत्मा की दुनिया में उसको एक पर्टिकुलर कास्ट मिल गई है। आगे देखते हैं, यहां पर देखते हैं प्रत्येक आत्मा हमेशा एक विशेष जाति का सदस्य है, न केवल उस या उस जीवन में बल्कि तथाकथित आत्मा लोक में भी। मतलब इस लोक में नहीं बल्कि आत्मा लोक में भी उसकी वही कास्ट है। और आत्मा लोक के राजयोग दृष्टांत और कल्पनाएं प्रत्येक आत्मा को उल्टे वृक्ष पर दिखाते हैं। इन्होंने एक उल्टा वृक्ष बनाया है, उस पर ये सब चीजें पिक्चर करते हैं। भगवान सबसे ऊपर है ट्रंक की नोक पर, उसके बाद उच्चतम राजयोगी हैं, फिर मध्य रैंक और फिर निचले राजयोगी हैं। तो समझ लो कि जो उल्टा पेड़ है, तो पेड़ का जो ट्रंक को क्या बोलेंगे हिंदी में? ट्रंक ही बोलेंगे ना। ट्रंक की नोक पर तो ईश्वर बैठे हैं, भगवान है। और उसके बाद जो राजयोगियों में भी बेस्ट राजयोगी है ना, वो हैं। फिर मीडियम रैंक के राजयोगी हैं और फिर निचले राजयोगी हैं। यानी इन्होंने राजयोगियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अपनी प्रत्येक शाखा की शुरुआत में सबसे कम राजा योगी के नीचे तथा कथित पैगंबर आत्माएं क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम आदि हैं। तो इनका उल्टा पेड़ तो मैंने देखा हुआ है। 1 मिनट, क्या इसमें नहीं दिया हुआ? नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ।
तो आपने तो देखा होगा ना ये इनका पेड़। एक मिनट। उल्टा कल्प वृक्ष ब्रह्मा कुमारी। शायद ये अच्छा हो दिया। यही है मतलब। अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया वो पेड़? ये देखिए, सृष्टि रूपी उल्टा व अद्भुत वृक्ष और बीज रूप परमात्मा है। तो ये उल्टा वृक्ष है। यहाँ तो मुझे ये सीधा लग रहा है। तो इन्होंने उलट के दिखाया है शायद। तो यहाँ पर नीचे में इन्होंने परमपिता परमात्मा को दिखाया है। पर दरअसल में ये चित्र बनाते हैं ना तो वृक्ष उल्टा दिखाते हैं, इसको उलट देते हैं ये। पर जो भी है, सबसे ऊपर तो है परमात्मा। इसको उल्टा समझो, सबसे ऊपर परमात्मा है, उसके नीचे जो है वो उत्तम राजयोगी, फिर मीडियम राजयोगी, फिर लोअर कैटेगरी के राजयोगी। अब इसमें इसने बताया है कि प्रॉफिट्स वगैरह वो सब भी है। एक मिनट। अब एक मिनट, मुझे ये पर्दा भी लगाना पड़ेगा। सॉरी। तो ये बता रहे हैं कि भगवान सबसे ऊपर है ट्रंक की नोक पर, फिर तीन टाइप के राजयोगी हैं, फिर प्रत्येक शाखा की शुरुआत में सबसे कम राजा योगी के नीचे तथाकथित पैगंबर आत्माएं हैं, क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम। ये सब पैगंबर आत्माएं हैं। इनके नीचे सभी अपने अपने धर्म की आत्माएं हैं, और फिर सबसे अच्छा पहले आता है, उसके बाद निम्न, और फिर निम्नतम। इस पदानुक्रम में किसी की तिथि तय है। यदि आप एक राजा योगी आत्मा होते हैं तो आप धन्य हैं, कम से कम अन्य धर्मों के सदस्यों की तुलना में। पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु के चक्र में आप राजयोगी होने के लिए पूर्व निर्धारित हैं, जैसे आप अपने पिछले चक्र में थे। कोई जोखिम नहीं है कि पिछले कल्प में आप राजयोगी थे, लेकिन आप मिग करते हैं कि वे ईसाई या यहूदी या मुस्लिम होने के लिए आरोपित हो जाते हैं। क्या मतलब? There is no risk that although you were a Rajyogi in the previous cycle, you might relegated to being a Christian or a Jew or a Muslim. इस इसी तरह यहाँ के अन्य रास्तों में से सबसे अच्छे भी राजा योगी अभिजात वर्ग में पदोन्नति हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वे ही राजयोग धर्मशास्त्र में एकमात्र सच्चे स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात राजयोग एक। अन्य धर्मों की आत्माओं में राजयोग नरक की बीच में एक प्रकार का सापेक्ष स्वर्ग होता है। उनके पास कोई सच्चा यानी पूर्ण स्वर्ग नहीं है। राजयोग आत्माओं के नक्षत्र के भीतर निश्चित रूप से विभिन्न स्तर भी हैं। आत्मा लोक में स्थिति और पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता और मात्र दोनों में परिलक्षित होते हैं। ईश्वर के सबसे निकट और वास्तव में कई व्यवहारिक तरीकों से भगवान से लगभग अविभाज्य राज
योग के संस्थापक हैं। 7 अन्य आत्माएं हैं जो प्राणियों के उच्चतम गुण बनाती हैं। एकमात्र मानव आत्मा जिसे वास्तव में पूर्णता प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है, यह सर्वमान्य है। और यदि ये सब पद नहीं तो अधिकांश वर्तमान वरिष्ठ राजयोगियों द्वारा पहले ही ग्रहण किए जा चुके हैं, लेकिन केवल एक जगह हो सकती है, ताकि यदि आप वास्तव में कोशिश करते हैं तो आप निचोड़ सकते हैं। इनके नीचे एक और 100 हैं जो शायद पूर्णता के पूर्ण उच्चतम स्तर को नहीं प्राप्त कर रहे थे, बहुत करीब आ गए हैं, और उनके प्रयासों के दुष्प्रभाव के रूप में एक साथ राजयोगी के बारे में शब्द फैलाकर और अपने स्वयं के ध्यान के माध्यम से खुद को शुद्ध करके पूरी मानवता की मदद की, जिससे परमाणु प्रलय शुरू हो गया जो दुनिया को समाप्त करता है और इस प्रकार नरक का एक और दौर समाप्त करता है। कई महत्वाकांक्षी राजयोग शिक्षक गुप्त रूप से इसे पौराणिक 108 में बताने की उम्मीद करते हैं, और किसी को इस बात पर जोर देना चाहिए कि इस तरह की महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है। यह सब लालच अच्छा है, अगर यह सही प्रकार का लालच का हिस्सा है। राजयोग कम दर्शन के दिल में प्रबुद्ध स्वार्थ लोकाचार। 108 की माला के नीचे एक और 16,000 हैं। तो बेसिकली ये बता रहा है कि जो ये एक उल्टा वृक्ष है, ये जीवन का वृक्ष है। मतलब इसमें सबसे ऊपर ट्रंक पे परमात्मा है, उसके नीचे 3 टाइप के राजयोगी हैं, उत्तम, मध्यम और निचले दर्ज के। उसके नीचे और जो साइड में जो शाखाएं हैं वो अन्य धर्म है, और उनके पास कोई जो है स्वर्ग वैसा नहीं है जैसा कि हमारे पास है। हमारे जो राजयोगी हैं वही जाते हैं। इसके बाद जो पैगंबर और बड़ी बड़ी राजा हुए हैं, फिर जो उसके नीचे मतलब इस तरह जाएंगे। सबसे अच्छी आत्मा पहले चली जाएगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी। तो 108 की माला तो बनी हुई है, उसके नीचे 16,000 आत्माएं और हैं जो जाएंगी। बेसिकली मुझे तो यही समझ में आया। और उनके नीचे 900,000 है आत्माओं की आधिकारिक संख्या जो उसे स्वर्ग में बनाती हैं। ये आत्माएं होंगी जो राजयोगी बन गई लेकिन खराब काम कर रही हैं। मतलब इसके ऊपर वालियों ने तो बहुत काम किया मानव जीवन के लिए। ये जो 900,000 है, 900,000, 900,000 मतलब 9 लाख। तो ये 9 लाख जो है ये अच्छी नहीं है आत्माएं, इन्होंने कोई सेवा नहीं की है। फिर ये कह रहे हैं यदि कोई राजयोगी यौन संबंध रखता है या फिर राजयोग छोड़ देता है या संस्था को बदनाम करता है, यानी ये जितने भी एक्स बी के हैं, ये 9 लाख बदनाम, ये लोग 9 लाख बुरी आत्माएं हैं जो संस्था को बदनाम करती हैं। तो वह अभी भी तकनीकी रूप से एक तो टेक्निकली वो एक राजयोगी आत्मा है, इसलिए स्वर्ग में पहुंच जाएगा, लेकिन वह एक अवसर को ठुकराने का दोषी है जो आत्माओं के विशाल बहुमत को प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर ईश्वर की प्रत्यक्ष शिक्षाओं को अस्वीकार या अनदेखा किया है। उन्होंने अपने अव्यक्त दोषों को एक राजा योगी के रूप में अपने एक अवतार के दौरान खुद को फिर से मुखर करने की अनुमति दी है, जहां मांस के पाप या उनके अहंकार उनके खुद को, अपनी इच्छाओं को, अपनी राय को भोगने के बजाय भगवान ने उन्हें क्या करने का निर्देश दिया है। तो ये कह रहा है कि ये जितने भी राजयोगी हैं, जो मतलब इसके नीचे जो 9 लाख आत्माएं हैं, जो कि टेक्निकली तो वो उन्होंने राजयोग कर लिया, तो वो एक बार जिसने राजयोग कर लिया वो उस कास्ट को बिलोंग करेगा राजयोगी की। लेकिन अगर उसने बाद में इनका बीके संस्था छोड़ दिया या फिर बीके की बदनामी की या संस्था के बारे में बुरा कहा या लेखराज के बारे में बुरा कहा, कुछ भी कहा, तो उसने ये जो वाला पाप किया है। तो इससे क्या होगा कि वो जानबूझ के किया है, तो वो पापी ही कहलाएगा। अपन ये नहीं लिखा वो क्या करेगा। फिर आकाशीय और सांसारिक देवताओं को शीश मेज पर बैठ, इसको इतनी सारा क्या करें। तो खैर ये वासना की ये क्या लिखा है, यदि वो भाग्यशाली है तो मध्यम गुणवत्ता वाली आत्मा से निकटता प्राप्त कर सकता है 16,000 को उसका सेवक बन के। वह 800 के सबसे करीब एक शमशान के रूप में होगा। वह उनके शरीर को जला देगा क्योंकि अपने राजयोग जीवन के दौरान वह वासना की आग से भस्म हो गया था। ओ, तो ये कह रहे हैं ये जो 9 लाख आत्माएं हैं जो कि बुरे काम कर रही हैं, जिन्होंने संस्था को बदनाम किया है, जो इस 108 की माला के नीचे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं कि ये लोग जो मीडियम टाइप के राजयोगी हैं उनकी नौकर बन सकते हैं। तो जब उनके नौकर बनेंगे तो फिर उनका जो है पाप कट जाएगा बेसिकली। मैंने केवल काम पर आइकोनोग्राफी को छुआ है, यहाँ उसके लिए बहुत कुछ है।
कक्षा में छवियों की दैनिक पुनरावृत्ति से जटिल है, जिसमें राजयोगियों को भाग लेना चाहिए। अम, तो ये कह रहे हैं हिंदू धर्म से लिया है इन्होंने राजयोग को, और कह रहे हैं राजयोग पारंपरिक जाति व्यवस्था का आलोचक है। ये न केवल बुनियादी अवधारणाओं का उपयोग करता है, बल्कि बहुत ही शब्दों का भी उपयोग करता है। शूद्र और शब्द का अर्थ है अत्यंत निम्न जाति का कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उच्च जाति का एक अच्छा हिंदू को छूने की अनुमति नहीं है। तो ये जो गलत डेफिनेशन लिखी है शूद्र की, और ये जो ये कहते हैं स्वर्ग में शमशान की स्थिति, जो बुरे या राजयोगियों की नियति है, चमड़े के काम करने वाले और शरीर जलाने वाले की अस्पृश्य भूमिका की प्रत्यक्ष पुनराव्याख्या है। यानी ये जो गंदे टाइप के राजयोगी हैं, ये लोग स्वर्ग में शमशान का काम करेंगे या फिर चमड़े का काम करेंगे। लोग कर लो इनकी बात, और इनकी जो डेफिनेशन है शूद्र की वो भी गलत है। हमारे वेदों में शूद्र का अर्थ मैंने अपने उसमें लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर दिया हुआ है। ये जो इन्होंने बनाया, एक ही परिवार में एक बेटा शूद्र था। मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी दिखाए हैं अपनी स्ट्रीम्स में, और फिर भी दिखा दूंगी अगर किसी को चाहिए तो। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है, एक ही परिवार में चार अलग अलग लोग परिवार की। तो हमारे यहाँ जो है वो जन्म से नहीं होता था। और दूसरी बात है शूद्र जो है वो सेवा करने वालों को कहा जाता था। तो ये चूंकि सेंटर पे सारे सेवा करते हैं, तो ये सारे ही शूद्र हुए अकॉर्डिंग टू वेद। जो भी ब्लू कॉलर वर्क करते हैं, जो मैनुअल वर्क करते हैं, उनको शूद्र बोला जाता है। और उनकी जो है क्राइम करने के बाद जो पनिशमेंट होती है वो भी कम होती है। जो एजुकेटेड पर्सन है, ब्राह्मण वगैरह, उनकी पनिशमेंट उसी क्राइम के लिए ज्यादा होती है। ये हमारे मनुस्मृति में दिया हुआ है। तो इनके पास जो डेफिनेशन है वो गलत है शूद्र की। और सबसे खराब शपथ शब्दों के बारे में सोचो तो आप जानते हैं, मैं तर्क दूंगी कि राजयोगी के लिए शूद्र में इस तरह की शक्ति है। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व राजा योगियों के बीच इस शब्द की पुनर्व्याख्या की जा रही है, जैसे कि युवा अफ्रीकी अमेरिकी जब खुद को निग्गर के रूप में संदर्भित कर रहे हैं, और समलैंगिक समुदाय ने क्वीर शब्द को फिर से दावा किया है, और आधुनिक शहरी महिलाओं ने विशुद्ध रूप से ये गलत स्वामित्व से शब्द का नियंत्रण छीन लिया है। और अब सबके लिए पूर्व राजयोगियों का रवैया हंसना और हाँ मैं शूद्र हूं की घोषणा करना है। लेकिन यह आंशिक रूप से आसन है, और आंशिक रूप से एक अत्यधिक शक्तिशाली, अपमानजनक और हानिकारक अवधारणा के खिलाफ एक बचाव है। इस पर 15 साल अभी भी डंक मारते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसका मतलब है। तो खैर ये बेसिकली अब्यूज के लिए ये भी बता रही है। अगर यह पता चला कि मुझे 108 में एक स्थान से मेरे प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है तो संदिग्ध है। मैं 1 मिनट इसको ऐसे ही स्कैन कर लेती हूँ, यहाँ से स्कैन करूँ तो ज्यादा फास्ट होगा। हिंदू कास्ट सिस्टम जो है वो वर्स्ट मैनिफेस्टेशन है कंपेयर टू स्लेवरी, नार्सिसिज्म और अपार्थीड। मतलब ये लोग कहते हैं ना कि भाई ये जो लौकिक लोग हैं ये शूद्र हैं, शूद्र हैं। तो इन्होंने शूद्र की परिभाषा ही गलत कर दी है, और बहुत गंदी परिभाषा दी है। हमारे वेदों में शूद्र की ऐसी परिभाषा नहीं है। तो राजयोग का ये दूसरा इन्होंने जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत गलत है। Part of the problem Raj Yoga has with my input on child protection is that in their eyes I am a Shudra. तो ये बोल रही है कि बच्चों को अब्यूज ऐसे करते हैं ये, कि बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया है कि बाकी लोग जो राजयोग नहीं कर रहे हैं वो शूद्र हैं। तो ये कहाँ तक उचित है कि आप छोटे बच्चों के दिमाग में डाल दें कि जो बाहरी दुनिया है उसके लोग शूद्र हैं।
और दूसरे कि इन्होंने जो है ये डिफरेंट कास्ट के टीयर्स लगा रखे हैं अपने टाइट नेटवर्क में, इंटर बर्थ रिलेशनशिप और रिलेशंस, इन्होंने अपनी ट्विस्टेड जो विकृत इनका ज्ञान है फैमिली और रिलेशन के बारे में, ये भी इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के अंदर ठूंस दिया है। और क्या करते हैं, इन्होंने कहा है ना कि ये जो दादियां हैं, जो आठ आठ रतन हैं इनके, तो ये जो हैं जाएंगी ऊपर, और इनका ये आठ पहली सोल्स हैं जो सबसे ऊपर उत्तम राजयोगी वाली कैटेगरी में आएंगी। तो इन्होंने छोटे बच्चों के अंदर ये डिस्टिंक्शन भर दिया है कि बाहर के लोग जो है वो तो शूद्र हैं, और ये जो अंदर की सीनियर दादियां हैं ये बहुत हाई हैं। और इस तरह बच्चों के दिमाग में एक डिस्टिंक्शन डाल दिया है बड़ा जबरदस्त। और इससे इनको जो है बड़ा रोल मॉडल बनना पड़ता है ताकि वो अपने ड्यूज दे सीनियर्स को। नहीं तो ये क्या करते हैं, स्टिग्मेटाइज करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और बैड लूज द बैड ब्राह्मण्स इज सटल्स। पता है ये क्या करती हैं, ये अगर कोई इनकी बात ना माने तो वो उस बच्चे से कहती है मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगी। अब छोटा बच्चा है, उसके दिमाग में उसका जन्म वहीं हुआ है सेंटर पे, उसे नहीं पता बाहर की दुनिया का, वो सोचता है बाहर की दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो शूद्र हैं, और यहाँ पर जो रह रहे हैं उनमें से जो है आठ तो रतनधारी हैं, ये तो बहुत हाई है फाई हैं, ये तो जाएंगी स्वर्ग सबसे ऊपर, और बाकी राजयोगी जो है डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में हैं। और ये लोग क्या करती हैं, कलंक, गिल्ट और शेम को एनकैश करती हैं ब्रह्म कुमारियां। तो ये छोटे बच्चों को बोलती हैं, अच्छा आज तूने ये काम नहीं किया, आज तू सुबह नहीं उठा, तू सुबह की अमृत वेला में नहीं गया, मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगी। अब ये जो है वो बच्चा उसको प्लीज करने में, ये पीपल प्लीजिंग मेंटेलिटी जो बचपन में बच्चों को होती है कि भाई हमें इसका प्लीजिंग चाहिए, हमें तो बड़ों को प्लीज करनी है, हम तो बाबा का मीठा बच्चा हूं, मैं बाबा का मीठा बच्चा हूं, ये दिमाग में ठूंस दिया है। अब वो बच्चा जो है उनको प्लीज करने में रहता है। तो अगर वो बच्चे ने मान लो नहीं उठा या कोई कार्य नहीं किया, तो ये लोग उसको अंदर गिल्ट फीलिंग डालती हैं कि भाई हम तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब ये कह रही है एक और टेंशन है कि राजयोगियों को ये तो पता है हायरार्की की, भाई सबसे ऊपर उत्तम राजयोगी हैं, उसके बाद मध्यम, उसके नीचे लो, पर इनको नहीं पता ये कौन सी जगह जाने वाले हैं उस स्थान में, वो ये उत्तम उसमें जाने वाले हैं, मध्य में, लो में। तो ये क्या करते हैं, बहुत हाई टर्नओवर होता है मीडियम साइज सेंटर में, इनके मेंबर्स बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं, हाई टर्नओवर रहता है। ऐसा लगता है जिन्होंने अपने शुरू के साल वहां दे दिए हैं, जैसे कि पांचवें फ्लोर से उनको धक्का दे दिया है। तो एक इसकी फ्रेंड है, उसने यहाँ यहाँ से पढ़ लेती हूँ। जैसा कि मेरे एक दोस्त ने इसे एक पारस्परिक मित्र के बारे में रखा था जिसने खुद को सबसे गंभीर तरीके से अपमानित किया था, जो एक केंद्र बहन कर सकती है, उसने अपनी हिम्मत को चीर दिया है, उसने अपने चक्र को खराब कर दिया। ये दिल तोड़ने वाला होता है जब कोई व्यक्ति जिसके बारे में आपने सोचा था आप स्वर्ग साझा करेंगे, उनकी स्थिति धन्य लोगों में से एक में शूद्र में बदल जाती है, और अगर ऐसा व्यक्ति जिसे आप महान राजयोगी समझते हैं असफल हो जाता है तो शायद आप अगले हैं। तो ये बता रही है कि इसकी एक दोस्त थी, तो जो एक बीके, दो मान लो बीके हैं अंदर बहनें, जैसे यहाँ पर रतन मोहिनी थी या गुलजार थी, आपस में बड़ी इनकी बनती थी, इतनी ज्यादा एक मर गई दूसरी रो रही थी जबकि रोना मना है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो वो हैं
क्या बोलते हैं, एक बीके सोचती है कि मैं तो उत्तम राजयोगी हूँ, एक दादी सोचती है, और उसके साथ एक दूसरी है सीनियर, वो भी सोचती है कि मैं स्वर्ग में इसके साथ मतलब कंपेनियन रहूंगी, इसकी मैं भी स्वर्ग रहूंगी, ये भी स्वर्ग रहेगी, हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन एक को निकाल दिया जाता है, तो अब वो उसको लगता है कि इसको निकाल दिया तो क्या पता मुझे भी आगे निकाल देंगे। तो ये भी एक डर इन लोगों के अंदर रहता है कि हमें निकाल ना दे। तो यहां से पढ़ती हूँ। जो प्रेशर है सेल्फ एग्जामिनेशन का, ये सब जगह है, और इससे क्या होता है, मिसट्रस्ट होता है और द्वेष फैलता है, इतना कि कुछ राजयोगी इसको टॉलरेट नहीं कर पाते। और ये इमेजेस यूज करते हैं, ये राजयोग इंसिस्ट करता है कि आप बार बार इमेज देखें सेल्फ डिस्ट्रक्शन की। आपको ये नहीं सिखाते कि आप कैसे फेलियर को हैंडल करें या अपने फ्यूचर बर्थ को चेंज करें, क्योंकि इनके हिसाब से तो सारा ड्रामा सेम रिपीट होता है। अब ये बोल रही है ये सारा राजयोग जो है प्री प्रोग्राम्ड है हैप्पी अर्लियर ईयर्स में, और इसमें फियर ऑफ फेलियर जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को रहता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए। स्टूडेंट्स, बच्चों का अब्यूज के बारे में है ना ये। बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होता है अगर बहुत एक्सटेंडेड पीरियड तक बच्चे इसमें रहते हैं, या फिर वो दादियों से बहुत दूर डिस्टेंस में हो गए हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ गए हैं, तो उनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक्स राजयोगी जो सफर करते हैं, और इसने अपेंडिक्स एफ और जी में 2 लेटर्स दिए हैं इसी टाइप के एक्स राजयोगी जिन्होंने सफर किया है। कल्चरल फीचर्स भी हैं जो बच्चों के अंदर रिस्क पैदा हो जाता है इनके बिलीफ सिस्टम से साइकोलॉजिकली। ट्रस्ट, इनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये देखते हैं यहाँ पर हिंदी में। क्या क्या होता है इनको, विश्वास, जो ट्रस्ट करना, स्वयं और शरीर की छवि विकृतियां, अलगाव, मति भ्रम, संकीर्णता, आत्मघृणा, थकावट, जुनून, यौन भ्रम, यौन अपराध, जादुई सोच, यौन रोग, पृथक्करण, सब समस्याएं हैं जो गैर राजयोगियों की तुलना में युवा राजयोगी और पूर्व राजयोगियों में असमान रूप से उत्पन्न होते हैं। तो अब बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको बताया गया है, बच्चियों को, आदमी बहुत बुरा है, आदमी जो है कुत्ता है, वो डेविल है, और जो बेटियां पैदा होती हैं वो तो लक्ष्मी है, पर जो लड़का बच्चा पैदा होता है लड़का, वो शैतान है। तो छोटे छोटे बच्चों के मन में जो है वो सेक्सुअल चीजों के प्रति गलत धारणाएं डाल दी हैं, आदमियों के प्रति गंभीर बातें डाल दी हैं, और जो है वो यौन चीजों के बीच में उनको नॉलेज नहीं है, उनके अंदर गलत चीजें भर दी गई हैं, तो उनको जादुई सोच उनके अंदर डाल दी गई है। हाँ, जादू हो जाएगा, ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसमें बाबा निकल आएगा, लाल रंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की कपोल कल्पित बातें, और जादुई चीज, और थकावट भी बहुत हो जाती है क्योंकि दिन भर बहुत काम करते हैं ना, सोना को नहीं मिलता, 3 बजे से उठ के इनका प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो थकावट हो जाती है। एक मैं जानती थी, एक ने जो लिफ्टमैन लिखी है वो अपने उसमें इंटरव्यू में बता रही थी कि मेरा इतने सालों साल इतना कड़ा इनका स्केड्यूल होता है कि वो रेस्ट नहीं कर पा रही, उसको एकदम बहुत ज्यादा जो है वो ओवरवर्क और वो हो गई। मतलब क्योंकि हम इंसान हैं, अगर हम स्केड्यूल से चलना चाहिए, पर लूज स्केड्यूल होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट स्केड्यूल इतना बना लोगे तो आप डिप्लीट हो जाएगी आपकी एनर्जी। मतलब रेस्ट जब हम करते हैं और ये सब करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो थक जाती हैं, तो उनको रेस्ट मिलना चाहिए। तभी तो, अगर आपको पर्याप्त रेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप ओवर एंड ओवर, जब आपने ऐसा हैमस्टर देखा है ना, वो जो उसमें जाता है
गोल गोल मेज में घूमता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वैसे हो के रह गए ये लोग। और परिवार और माता पिता की समस्याओं को या तो तब जोड़े जब वे राजयोग में शामिल हों या फिर चले जाएं। ये भी माँ बाप के प्रति भी इनकी बड़ी समस्या है, क्योंकि कई बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को छोड़कर आ गए हैं, तो वो भी बड़े यहाँ पर साइकोलॉजिकली सफर करते हैं। और स्कूल और भविष्य के कैरियर की संभावनाओं को नुकसान, क्योंकि कुछ बेवकूफों ने उन्हें ये राजी कर लिया है कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो फिर पढ़ने से क्या होगा। तो ये एक तरफ तो ये कहते हैं हम नारियों का वो कर रहे हैं उत्थान, एक तरफ जो है उनको पढ़ने से भी रोक रहे हैं। एक नई साड़ी पहनने के एक साथ अपने पुराने परिवार के प्रतिस्थापन और सैद्धांतिक अनुरूपता के लिए एक हताश पालन के साथ उनकी बढ़ती बुद्धि और आत्मा की स्वतंत्रता के लगभग कुल प्रतिस्थापन। ये तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। द रिप्लेसमेंट ऑफ देयर ओल्ड फैमिली विद न्यू, मतलब इन्होंने इनकी स्वतंत्रता और इनके जैसे उन्मुक्त विचार हैं। अगर आपका दिमाग जो है वो मेंटल प्रिजन में है और आपने कूप मंडूक हो गए हो, तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर सकते। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपके दिमाग में जो विचार आए आप उसको लिखो, चाहे वो कितने भी अजीब और गरीब क्यों ना हो। तो ये लोग जो कूप मंडूक हो जाते हैं, जिनका ब्रेन बहुत लिमिटेड है, वो उनकी कैपेसिटी नहीं है इतना सोचने की भी, वो इतने लिमिट हो जाते हैं। आपने देखा है जैसे कई लोग बहुत कैंसर पेशेंट्स को वो कराते हैं, रेडिएशन देते हैं, तो कई बार ज्यादा रेडिएशन दो ना तो वो लंग एक्सपैंड नहीं होता, फिब्रोसिस हो जाता है। मेरे फादर को हो गया था। तो फिब्रोसिस होने में क्या है कि वो लंग एक्सपैंड नहीं होता, तो आप जब ब्रीथ करते हैं तो वो लंग फूलना चाहिए ना, वो फूलता नहीं है। तो इसी तरह ये जो इनकी ये कूप मंडूकता है, ये आगे सोच नहीं पाते, क्योंकि इनका ब्रेन उतने तक जा ही नहीं पाता। आप यहाँ पे देखो कितने सारे बीके आते हैं, उनसे बात करके देखो, वो सेम चीज बार बार लिखते रहते हैं पागलों की तरह। वो एक पिक्चर आई थी ना बॉलीवुड हॉलीवुड की, वो जिसमें वो जैक्स वो क्या नाम था उसका, भूल गई मैं। वो जो एक होटल वाली थी जिसमें कि वो बार बार एक एक लाइन टाइप करता रहता, एक ही लाइन, और उसने बहुत सारे पेज उसकी गड्डियां फैला दी हैं। जब उसकी बीवी बहुत समय बाद आती है तो देखती है बहुत सारे कागजों में ये हर वक्त टाइप करता रहता था, इसको होटल की जॉब मिली थी, लेकिन वो एक ही लाइन लिखता रहता था, एक ही लाइन। उसने हजारों पन्नों में एक ही लाइन लिखी। इनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। इनका ब्रेन सोच ही नहीं सकता उतने तक, ये बचपन से ही उनका दिमाग मार देते हैं। और निश्चित रूप से हाँ, राजयोग के बच्चों का जीवन हमेशा उतना ही भयानक होता है जितना ये लगा सकता है, लेकिन उपरोक्त तो अस्तित्व के घटक जो भिन्न। अच्छा, बच्चों के सक्रिय अपराधी के नेतृत्व में दुर्व्यवहार पनपने की अधिक संभावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हमने देखा बहुत सारे लोगों ने बताया कि निर्वैर जो था वो बहुत ही बदमाश था, उसने कि एक बाबू राव को मारा था। और ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये तो हमने अखबार में भी देखा, ये पुड़िया जहर मिला दो, ये सब अपराधी प्रवृत्तियां हैं। आपने ये बात नोटिस करी कि जितने भी लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके अंदर अपराधी प्रवृत्तियां ज्यादा पैदा होती हैं, वो अपराध के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं उनके दिमाग में वो अपने बड़ों को देखते हैं कि भाई फलाने को घूस दे दी, फलाने को मार दिया, फलाने को थ्रेटन कर दिया। अब कई सारे बीके हमारे यहाँ पे आते हैं, मेरे को थ्रेटन भी करते हैं। मैं हंसती हूँ, मुझे वो बचकाने लगते हैं। मुझसे कहते हैं हम मुर्मू से तेरी शिकायत कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम तेरे पर एफआईआर कर देंगे, हम ये कर। ये सब बचकाना लगता है मेरे को, बहुत ही बचकानी बात है ये। अज्ञानी लोग ऐसी बातें करते हैं। तो यहाँ पर ये कूप मंडूक बच्चे अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके बड़े लोगों को ये देखते हैं कि वहां डंडा मार रहे हैं, लोगों से बुरी तरह से बोल रहे हैं। तूने अच्छा, वो दादियां क्या बोल रही हैं, वो उसको मार रही है, लड़की को, 6 साल की बच्ची को मार रही है, इतनी जोर से चाटा कि उसको आवाज सुनाई दे गई।
एक 16 साल की लड़की को मारा इतना कि उसके निशान पड़ गए, बाद में वो पलट गई। तो यहाँ पर पिटाई सहो और फिर चुप रहो, ये चीज बच्चों के अंदर बचपन से ही डाल दी गई है। तो मतलब तुम अच्छे बच्चे हो, बाबा के मीठे बच्चे, अगर तुम जुल्म सहते रहो, बोलो मत। और फिर तुम जो सास भी कभी बहू थी, वही सासपंती वाला बुरी सास बन जाओ, फिर तुम वही व्यवहार करो अपने जो नए वाले लोग हैं उनसे। इस तरह बच्चों का दिमाग में ये कोई अच्छे रोल मॉडल नहीं है। और इनको अज्ञान में हमेशा अपराध पनपता है, अज्ञानी लोग हमेशा अपराध करते हैं। कूप मंडूक जरूर, आप देखो आप पाकिस्तान कितना अपराध करता है, वहां पर अज्ञान फैला हुआ है पूरी तरह से, तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा अपराध है। तो अपराध वाले लोगों, तो बच्चे जो है वो अपराधी के नेतृत्व में दुर्व्यवहार पनपने की अधिक संभावना है। और जब ऐसा होता है तो बहुत अधिक दीर्घकालिक क्षति भी होती है, और बच्चे को या तो दुर्व्यवहार में या कम से कम कवर अप में शामिल होने की अधिक संभावना होती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार की विभिन्न घटनाओं के साथ दिल्ली और माउंट आबू में यौन शोषण की घटनाओं के बारे में पता है, जिसमें बच्चे ने अनजाने में तत्व की अनुमति दी थी। एक राज योगी के रूप में उनके प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण समय में उन्हें या उनके सशक्तिकरण को कम करने के लिए, जब अधिक नहीं, क्या इतना सारा लिखा है इसमें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूजेस के बारे में जानती है यहाँ पर। बच्चे जो ये राजयोग, यानी देखिए मेंटल मैनिपुलेशन करते हैं ना, ये एक माइंड कंट्रोल टेक्निक है। किसी की आंख में देखो और फिर उसकी सोल को पढ़ लो, उसको तुम अपनी आंखों की पावर से उसका उसको वीकन कर दो। तो जब इनका काम निकल जाता है बच्चों का, मतलब किसी का जो राजयोग करते हैं, तो फिर ये उससे पहले फायदा उठा लेते हैं, फिर उसकी पावर को कम कर देते हैं। ये लिख रही है, ये पता नहीं ये कैसे कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं पर यही बात लिखी है कि जिसने बच्चे ने अनजाने में उसको अनुमति दे दी कि भाई तुम मेरी आंख में देख लो, अब उसने बच्चे की ऊर्जा निकाल ली, और इसके बाद जब उसका काम निकल गया तो उसने उसको अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है तो उसकी शक्ति कम कर दी। यह मेरे और साथी बाल ये मेरे और साथी बाल राजयोगी, ये जो बच्चे हैं राजयोगी, उनके बारे में बात हो रही है कि अनुभव के आधार पर मेरा तर्क है कि कोई भी राजयोग बाल संरक्षण योजना जो किसी भी वास्तविक उपयोग की होनी है उसे ध्यान में रखना चाहिए, और वास्तव में बाल राजयोगियों के जीवित अनुभव से शुरू करना चाहिए। कि अम, ये नहीं कि कोई इसे कैसे पसंद करेगा, लेकिन यह वास्तव में कैसा है। लेकिन इसके लिए उन अपेक्षाकृत कम लोगों को सुनना चाहिए जो वास्तव में राजयोग बच्चे थे। और चूंकि इसको मैं यहां से पढ़ू तो ज्यादा अच्छा है। मोस्ट सेक्रेट टैबूज पर जो है इशू लेना चाहिए, दैट ऑफ लर्निंग फ्रॉम शूद्रास, और इन प्लेन इंग्लिश फाइंडिंग अबाउट इट्स मिस्टेक्स फ्रॉम इट्स विक्टिम्स हु हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको सचमुच में देखना है कि कितना पैथोलॉजिकल वो नुकसान हुआ है, तो आप जो लोग बीके छोड़ गए उनसे कलेक्ट करो। और चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के भी 6 इसने पॉइंट बताए हैं, तो मैं इसको पूरा पूरा नहीं पढ़ूंगी। एक तो कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएटनेस करो BKWSU यूके चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, क्योंकि वर्ल्ड उसमें वो पहली बात तो ये जो पॉलिसी लिखी हुई है वो उसमें ये लिखा ही नहीं है कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो इसको करेक्ट करना चाहिए। और इसमें राजयोग कल्चर लाइफस्टाइल बिलीफ इसके बारे में नहीं लिखा है, वो लिखना चाहिए, और बच्चों के लिए अप्लाई होनी चाहिए। और कोई सजेशन नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है मॉडिफिकेशन में राजयोग के, और क्या केयर होगी बच्चों की, ये सब भी नहीं लिखा।
एग्जाम्पल दिया है कि कोई एडल्ट राजयोगी है जो विश्वास करता है कि सारे जो सेक्सुअल थॉट्स हैं, डीड्स हैं, वो रॉन्ग हैं, मतलब कोई भी यौन भावना आपके दिमाग में आती है वो गलत है, फिर भी उनको एनकरेज करना चाहिए। जो टीनेजर राजयोग स्टूडेंट्स हैं वो डेट्स पे जाए और फिर वो बजाय इसके कि वो यौन की इच्छा को दबाएं, क्योंकि कोई इच्छा दबाने से ना बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो इच्छा को दबाना नहीं चाहिए और क्लियर डिस्कशन होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल अब्यूज के बारे में। और चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी रिलीजियस मूवमेंट की उसके हिसाब से पॉलिसी होनी चाहिए। और ये जो BKWSU ये अपने आप को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिखाता है, उसको चेंज करके रिलीजियस इंस्टीट्यूट बताना चाहिए। कोई एडवाइस या इंस्ट्रक्शन नहीं है डॉक्यूमेंट में। अगर आपके जो राजयोग के बीच में और प्रोफेशनल चाइल्ड साइंस के बीच में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो इस ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन का क्लॉज नहीं उसमें दिया हुआ है। और कंसिडरेशन होना चाहिए कि वो बच्चा जो है किस कल्चरल वैल्यू या संस्कारों से आ रहा है। ऐसा पुअर रिकॉर्ड है, यहाँ पर कोई बच्चों के बारे में ये नहीं करते हैं। और इमोशनल अब्यूज भी होता है जब लोग जो है एडल्ट्स जो हैं वो केयर नहीं करते या फिर वो चीखते हैं या धमकी देते हैं, तो इससे बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, वो नर्वस हो जाते हैं, वो विड्रॉ कर जाते हैं। तो इन लोगों ने कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए हैं कि ऐसे बच्चों को जो है वो उनकी केयर करने या उसके बारे में कोई क्लॉज ऐसा कुछ नहीं डाला है। इमोशनल अब्यूज जो यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में होता है। चिल्ड्रन का ऑफिसर नहीं है कोई जो गुड चाइल्ड केयर दे, कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है। जो चिल्ड्रन ऑफिसर है उसके पास रियल पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो अगर खाली नाम के लिए चिल्ड्रन ऑफिसर बना दो तो ऐसे बिना दांतों वाला ही रहेगा वो। तो उसके पास पावर होनी चाहिए ताकि अगर कोई बच्चे पे अब्यूज हुआ है तो वो कोई एक्शन ले सके। एक अलोन पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते ब्यूरोक्रेसी में। बहुत सारी बातें लिखी हैं इसने, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में लिखा है, ये सब टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इसने राजयोग लंदन के बारे में बेसिकली लिखा है। इसने कहा कोई लॉज नहीं है ऐसे कंट्रीज में जैसे कीनिया, गेटेमाला, कनाडा और न्यूजीलैंड में कि कैसे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज बनाए। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन भी देखें कि भाई जो छोटे बच्चे हैं जो राजयोगी हैं उनको बताना चाहिए कि भाई मैं 3:30 बजे सुबह से लेकर लेट नाइट में कौन सी फिगर्स लिखूं। अगर वो लिखते हैं तो वो उनके पास पाइल्स ऑफ नोटबुक्स हो जाती हैं। राजयोग एवरेज जो है वो एक बाज की तरह जो है बड़े रूल्स फॉलो करता है, क्या खाना है, क्या करना है, कौन सा विचार आया उसके दिमाग में, सब लिखना है। और जब वो किसी को देख लेता है सड़क पे तो भी वो अपने आप को वॉश करता है। और जब वो बाथरूम जाता है और तो वो देखना कि वो कैसे दूसरे को देख रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये सब ये लोग मॉनिटर करते रहते हैं। अब ये बोल रही है कि एक फेलो राजयोगी ने अम, इसके प्रति अटैचमेंट दिखाया तो दीदियों ने इसको एडमोनिश कर दिया। मतलब ये लोग तो वैसे भी रेप, अगर कोई लड़की का रेप करे तो ये तो उस लड़की को ही दोषी मानती हैं। तो इस ये बता रही है कि ये कोई लड़का इससे आके बात करने लगा तो इन्होंने इस लड़की को ही जिम्मेवार समझा। जब ये 23 साल की हो गई तो इसने अब वहां से छलांग लगा दी 5वें फ्लोर से। ये बता रही है कि राजयोगी जो है मास्टर्स हैं मॉनिटरिंग में।
तो खैर अब ये बता रही है कि सीनियर राजयोगी हैं, वो अपने आप को हिमालय के से आया हुआ ऐसा दिखाते हैं। कह रही है मैंने पहली बार जब इंटरनेट पे के बारे में सुना तो मैं माउंट आबू में थी 1981 में। राजयोगी की तरह मेरे पास कोई टेलीविजन या रेडियो नहीं था। मैं अपना पहला कंप्यूटर तब खरीदा जब मेरी एनुअल सैलरी का 1/8वां हिस्सा देके। ये कह रही है कोई विजन नहीं है इनके पास चाइल्ड वेलफेयर और एजुकेशन का। मैं बहुत उड़ता उड़ता पढ़ रही हूँ। क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल्स ऑफ राजयोग के सीनियर मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ नहीं है हमारे पास इंफॉर्मेशन। खैर मेरे ख्याल में ये हो गया। मैं एक लिंक दे देती हूँ। जिसने आज की स्ट्रीम सुनी हो और चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात करना चाहते हो सेंटर में, तो वो आ सकते हैं। मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी मैं पर्दा भी लगा देती हूँ, जिसने स्ट्रीम सुनी है वो आ सकते हैं। जी काफी लंबा हो गया स्ट्रीम पर। मैंने पहले से पढ़ा नहीं था। लेखराज द्वारा एक मुस्लिम को हिंदू नाम देकर छोटी बच्चियों का टीचर बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इनका यही पर्पस होता है, 9 साल की बच्चियों पर को जो है बिल्कुल उनके साथ वो कर लें बुरे काम, दुष्कर्म। हाँ। सपना जी आपका स्वागत है, बोलिए। मैम आज का टॉपिक वैसे बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा लंबा हो गया है तो इसका अगर सेपरेट से एक सेशन रखा जाए कि जो ब्रह्मा कुमारी एक्चुअली मैम जिनके पेरेंट्स ब्रह्मा कुमारी से टॉपिक ये था, मतलब इसने बाल शोषण और राजयोग कास्ट सिस्टम इस दोनों को मिला जुला के बनाया है। जी मैम, ये इसके है ना दो तीन कैटेगरी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पे यही कहूंगी कि ये जो संस्था की स्थापना हुई है यही उस समय परिवारों को तोड़कर हुई है। छोटी छोटी बच्चियां 7-8 साल की बच्चियां जब इस संस्था से जुड़ी बिना माँ बाप की परमिशन के, और फिर बाद में जब ये संस्था आबू में शिफ्ट हुई तो भी है ना बहुत सारी जो माताएं कन्याएं जो वहां पे समर्पित हुई थी उन्होंने अपनी छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ दिया।
जैसे दादी जानकी है, वो अपनी छोटी बच्ची को छोड़ के आई, दीदी मनमोहिनी है, जो शुरू में दादी प्रकाशमणि के साथ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, तो उनको उनके लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने भी अपनी बच्ची को छोड़ दिया था, बच्चों को पीछे छोड़ के आए थे। तो इस संस्था की स्थापना ही गलत तरीके से हुई है, तो और तो आगे तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? और मैम मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहली इसमें ना 2-3 आवाज बंद हो गई है आपकी सपना जी। ओके मैम 1 मिनट रुकिएगा। अभी अब आ आ रही रही है है, मैम? आ रही है, आ रही है। मैम एक बार बंद हो जाए तो बताइएगा, अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। ओके मैम इसमें एक पॉइंट क्या? एक पॉइंट क्या? अभी बंद हो गई है, अभी नहीं आ रही। 1 मिनट मैम मेरे इसमें प्रॉब्लम है, मैं एक बार चेक करती अभी हूँ। आ गई, अभी आ गई है। मैम एक्चुअली मैंने कुछ लिखा था, मैं वो नोटपैड खोलती हूँ तो शायद ये चला जाता है। मैं आपका स्ट्रीम सुन रही थी ना, मुझे कोई कुछ पॉइंट्स याद आए थे। तो अगर है ना जैसे पेरेंट्स अगर बीके हैं और बच्चा अगर बीके नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, क्योंकि माँ-बाप फिर बच्चे को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला उठने के लिए विवश करेंगे, उसको मुरली क्लास ले जाएँगे और बचपन से ही उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें भर देंगे, आत्मा, परमात्मा, विनाश, सतयुग। तो वो बच्चा धीरे-धीरे इन्फ्लुएंस में उसके दिमाग में वही चीज़ें भरती जाती है, विनाश की बातें और वो कि मैं तो देवता बनने वाला हूँ और इस तरह की उसका मन ना भी करे करने का, लेकिन माँ-बाप क्योंकि घर का माहौल ऐसा है, माँ-बाप कहीं शादियों में नहीं जाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, लिमिटेड है उनका बस बीके फैमिली से ही मिलना-जुलना। तो बच्चे का जो एक संपूर्ण विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। उसको जो शरारतें करनी चाहिए, बचपना है, मासूमियत है, वो कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। तो मैम मैंने देखा है, जैसे मैंने स्ट्रीम में भी बताया था कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को भी लाना शुरू कर देते हैं इसके साथ। ना चाहते हुए भी वो बैठते हैं, मुरली को झेलते हैं, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की जो मुरलियाँ चलती हैं। तो वही है, इतनी बड़ी-बड़ी बातें और उसकी बेचारे की छोटी-सी मासूम बुद्धि होती है और वो अपनी उसके क्या सपने हैं, उसकी क्या इच्छाएँ हैं, वो दब जाती हैं और फिर वो उसके अनुसार ही सोचने लग जाता है, जो उसे मुरली में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि विनाश होने वाला है, चलो भई नौकरी करने से क्या फ़ायदा, पढ़ने से क्या फ़ायदा और फिर मुरली में है कि मैं तो देवता बनने वाला हूँ, तो वो अपने को कहीं न कहीं कि मैं तो बड़ा हूँ, ऊँचा हूँ और बाकी सारे तो नीचे हैं, वो तो खत्म हो जाएँगे। तो ये बच्चों की बुद्धि को कहीं न कहीं भ्रष्ट करने जैसा है और जैसे मैं ऐसे है ना 2 परिवारों को जानती हूँ। एक जैसे आपको पता होगा शायद किसी स्ट्रीम में बताया होगा कि इंदौर में एक हॉस्टल बना हुआ है कुमारियों का, जहाँ में बी के पेरेंट्स अपनी कुमारियों को वहाँ भेजते हैं। वहाँ पे उनकी स्कूली शिक्षा भी कराई जाती है और साथ-साथ वो लोग हॉस्टल में भी रहते हैं और अध्यात्म की पढ़ाई, ये वाली पढ़ाई भी कराई जाती है। तो मेन मकसद वही होता है कि कुमारियों को समर्पित कराना बाद में। तो मेरे ही शहर की मैं ऐसी 2 कुमारियों को जानती हूँ जिन वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स बीके में थे, तो वो उन लोग पेरेंट्स ने उनको इंदौर हॉस्टल भेज दिया कि चलो हमारी बच्चियाँ शादी नहीं करेंगी या वो इससे बच जाएँगी और अच्छा जीवन बन जाएगा, समर्पित हो जाएँगी। लेकिन वहाँ पे इंदौर हॉस्टल में परिवार से दूर, एक की तो हालत इतनी वो बीमार रहने लगी, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो वापिस उसको आना पड़ा, उसके पेरेंट्स उसको वापिस ले आए फिर उसका पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, फिर उसकी शादी कर दी। और जो दूसरी थी लड़की, वो इंदौर हॉस्टल में भेजा, उसने अपनी ग्रेजुएशन भी वहाँ से की और लेकिन वो समर्पित नहीं होना चाह रही थी, तो उसके फादर उसके ऊपर प्रेशर डालते थे कि तू समर्पित हो जा, फिर उसको आश्रम पे भी रखा, वहाँ के लोकल आश्रम पे, लेकिन वहाँ की दीदियों का व्यवहार भी ठीक नहीं था, तो उसको वो व्यवहार भी पसंद नहीं आया और फिर उसने लास्ट में वो घर पे बैठ गई, फिर उसके जो फादर थे उसने थक हार के उसकी शादी की।
और कई जगह मैम ऐसा होता है कि मैं एक ऐसी बहन को जानती हूँ जो पहले सेंटर पे थी, बाद में उसको ठीक नहीं, उसकी सारी फैमिली बीके से जुड़ी हुई है, मदर, फादर, ब्रदर और वो खुद। फिर वो सेंटर का माहौल ठीक नहीं लगा, वो घर पे आ गई। फिर अब उसकी एज 35-36 साल है, वो शादी करना चाहती है। उसके मदर और भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मैं तो तेरी शादी में नहीं आऊँगा। चाहे तू कर कुछ भई कैसे भी कर, मैं तो विरोध हूँ। तू शादी करके तेरे को क्यों पतित बनना है? तो इसलिए वो अभी तक शादी नहीं कर पाई है। तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हैं, जब अगर बच्चा उसमें जाएगा और फिर जैसे वहाँ ये सिखाया जाता है कि जैसे बच्चा जब जाना शुरू करता है, उसमें हार्मोन्स में चेंज आता है, ये जैसे कहते हैं अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, तो बच्चे के मन में ज़रा भी ये विचार आएगा तो जब वो यूथ एज में जाता है, तो उसके अंदर गिल्टी कॉन्शियस आएगा कि अरे! मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अंदर ये विचार क्यों आ रहे हैं? तो कहीं न कहीं रिग्रेट उसके अंदर डेवलप होने लग जाता है कि मुझे तो सोचना भी नहीं है इस बारे में, पवित्रता के बारे में, तो बहुत गंदी चीज़ है। अब मैम मैं अपनी बात बताऊँ मेरे बचपन में जैसे मेरी दादी हैं वो बीके में मतलब बीके से जुड़ी हुई थी। तो जब हम बहनें उनके पैर दबाती थी। जब हम छोटे थे 8-9 साल के थे, तो जैसे वो हम उनके पैरों के ऊपर खड़े हो जाते थे, पैर उनके बहुत दुखते थे। तो वो साथ-साथ हमें ये कहती थी, "अरे तुम शादी मत करना, ये पुरुष तो बड़े गंदे होते हैं, पुरुष तो कुत्ते होते हैं, तुम उनसे शादी मत करना।" मतलब हमारे हम 8-9 साल की बच्चियाँ थी और हमारे मन में ये ज़हर घोलती रहती थी मेरी दादी कि शादी तो बहुत खराब चीज़ है, शादी में तो ये होता है, वो होता है। तो हमें हमें समझ नहीं आता था भई वो इतनी नफ़रत करती थी ना जेंट्स से कि पता नहीं क्या है। सारे दिन ये कहती थी कि नहीं तुम तो शादी मत करना, वो समर्पित हो जाना इस संस्था में। जबकि उस समय मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इस तरह की बातें भी जब ज़बरदस्ती भर दी जाती है माइंड में, तो वो आगे तक के जीवन को इफ़ेक्ट तो करती है मैम। हाँ, तो और अगर मान लो फैमिली में एक पेरेंट्स में से एक चल रहा है और एक नहीं चल रहा है, तो भी दिक्कत ही है क्योंकि इतने कितने केसेज़ हैं कि अगर मान लो मदर चल रही है, फादर नहीं चल रही है, फादर चल रही है, मदर नहीं चल रही है, तो रोज़ाना झगड़े, घर में तलाक तक की नौबत आ जाती है और बच्चे इतने डिस्टर्ब होते हैं। जैसे मेरे पास भी 2-3 कॉल्स आए थे और मैंने बात किया मतलब इतना समझाते हैं मतलब वो उनके ऊपर इतना भूत सवार हो जाता है कि वो अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता नहीं करते हैं। चाहे माँ है, चाहे बाप है। उनको ये लगता है कि बस यही बीके ही हमारा परिवार है, लौकिक परिवार से हमें कोई मतलब नहीं है। भले बच्चों वो ज़रा भी बच्चों के बारे में नहीं सोचते कि उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा, वो क्या महसूस कर रहे होंगे। तो इस तरह की बातें भी होती हैं और मैम सेंटर पे जैसे मैंने एक बार बताया भी था कि कई बार होता है माँ-बाप के साथ जब बच्चे जाना शुरू कर देते हैं, अगर मान लो बच्चा भी उसमें चलने लग गया है, तो फिर सेंटर में उसके साथ बुरा व्यवहार होता है। जैसे मैंने कहा था एक छोटी-सी बच्ची वो अपनी नानी के साथ आती थी, वो मुश्किल से 7-8 साल की होगी। तो फिर उसको दीदी ने इतना तेज़ थप्पड़ मारा था कि मुझे उसकी गूंज ऊपर छत तक सुनाई दी थी। और वो किस बात पे मारा था क्या होते हैं बच्चे क्या कर सकते हैं? मतलब शरारतें ही कर सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा क्राइम तो किया नहीं होगा कि उसको इतना वो तेज़ बच्ची तो थप्पड़ मारा समर्पित जाए। थी भी नहीं, तो नानी हाँ, क्या कर रही थी उसकी? तेल लेने गई थी, नानी कहाँ गई? वही मैम ना जो बड़ों की आँखों पे तो पट्टी बाँध देते हैं नानी, पेरेंट्स की भी हाँ, दीदी तो हमारी पता नहीं भगवान है, वो तो जो करेंगी सब सही करेंगी। और फिर मैम मैंने बताया था कि उसी बच्चे के साथ की घटना है कि उसकी शर्ट वो स्कूल जा रही थी, सेंटर से ही वो स्कूल जाती थी तैयार होके, तो उसकी शर्ट का ऊपर का बटन एक टूटा हुआ था। तो 7-8 साल की इतनी छोटी-सी बच्ची थी, उसको दीदी कह रहे हैं, "तू ये तू क्या पहन के जा रही है? क्या तू ये लड़कों को दिखाने के लिए जा रही है? फैशन करने के लिए जा रही है?" इतनी छोटी-सी बच्ची उसको क्या पता मतलब फैशन क्या होता है, उसको दीदी इस तरह के शब्द बोल रही हैं। तो वही बच्चों बच्चों का बचपन छीनने जैसा है, उनको अर्ली जल्दी मैच्योर बना देता है। अब देखना जो भी बीके से जुड़े हुए बच्चे होंगे ना, वो इतने शांत होंगे इतने संस्कार टाइप से होंगे कि जैसे बचपन की जो शरारतें होती हैं, एक नेचुरल विकास होता है ना मैम, वो नहीं हो पाता। उस समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। जैसे बहुत ही सब वो वाले कि भई हाँ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाहर का नहीं खाना, किसी फ्रेंड की शादी में नहीं फ्रेंड की सॉरी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है, वहाँ केक नहीं खा सकते, अलग-थलग हो जाते हैं, समाज से भी अलग-थलग हो जाते हैं, फिर उनकी वैसी ही सोच विकसित हो जाती है। और सेंटर पे एक चीज़ें कुमारी ऐसे करती हैं जैसे वो मिनी एडल्ट हों।
उनको एक जी। मिनी एडल्ट बना के, मतलब बच्चे बच्चों की मासूमियत ही ना रहे। जी मैम। और एक ना कुमारी आती थी, वो गरीब परिवार से थी, उसके माँ-बाप माँ-बाप दोनों ही बहुत गरीब थे। बाप तो शायद रिक्शा चलाता था आई थिंक, और वो वो थोड़ी-सी है ना मोटी भी थी, लड़की छोटी थी, मतलब 14-15 साल की होगी, तो माँ ने लाना शुरू कर दिया सेंटर पे। तो सेंटर पे शुरू-शुरू में आते हैं तो प्यार से तो बात करते ही हैं कि समय भई हो जाए। उसने रहना शुरू कर दिया, उससे इतना काम कराते थे मैम, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो गरीब परिवार की थी। और बाद में सुनने में आया था कि उसको इतना मारते-पीटते थे, कई-कई दिन तक भूखा रखते थे वहाँ पे। फिर लास्ट में फिर उसने शादी की है उस लड़की ने। तो इस तरह के भी कई किस्से हैं जो हमने सेम देखे उसी हैं। वाला केस है ये तो बिल्कुल। उषा जी के साथ भी ऐसे ही हुआ, वो बेचारी गरीब परिवार से थी, तो उनके पास तो कहीं जाने की जगह भी नहीं थी, तो वो तंग हो गई, तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर से तीसरे सेंटर, यहीं पर सब खूब शोषित होती थी, खूब काम करवाते थे अपने। एक बार सिर में दर्द था, चाय पीना चाहती थी तो चाय भी नहीं पीने दी। मतलब इतना ज्यादा, और कोई अपने मर्जी से फ्रिज नहीं खोल सकते, ना कोई सामान निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है। जी मैम। और है ना, जैसे मैं एक एक को जानती हूँ, मतलब वो मदर है, वो जैसे एक उनकी एक बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची थी, और क्योंकि माँ बीके में थी, फादर बीके में नहीं थे, तो माँ ने छोड़ दिया फादर को, और वो बीके कॉलोनी में आके रहने लगी, जो शांतिवन है उसके पास एक बीके कॉलोनी बनी हुई है, वहां अलग आकर के रहने लगी। वो खुद इंडिपेंडेंट थी, जॉब करती थी, लेकिन वही है कि फैमिली ऐसे टूट गई, तो उस बच्ची का पूरा जीवन ही बाप के बिना गुजरा। मतलब वो माँ के साथ ही, माँ उसको वहीं पे शांतिवन लेके आया करती थी, और उसको खुद ही पाल पोस रही थी। और क्योंकि वो मेरी क्लोज थी, तो मेरी उनसे बात भी होती थी, लेकिन वही है, तलाक, वो बच्चों के ऊपर तो मैम गलत असर पड़ता ही है ना इन सब चीजों का। और बीके का तो मकसद ही है कि उन लौकिक, ये दुनिया का में लोगों का परिवार तोड़ करके खुद का परिवार बनाना, उनका कि हमारा इधर परिवार बने, हमारे उनके जो पैसे हैं वो हमारे पास आए, क्योंकि अगर खुद के परिवार के प्रति उनका मोह होगा तो पैसे थोड़ी देंगे वो खुद के परिवार में। हाँ, हाँ, इनका सारा उद्देश्य पैसा ही है। जी मैम। तो मैम मतलब, और मैम जैसे ये आपने बात किया कि जो फिफ्थ मंजिल से गिरने वाला जो है, इनकी मुरलियों में ये आता है। ना जी, आप हमेशा ना हाँ जी। बहुत, आप हमेशा जब भी आके बोलती हैं ना, तो बिल्कुल टू द पॉइंट सब चीज को इतनी सुंदरता से बोलती हैं कि मन खिल जाता है। मतलब आप एक बहुत अच्छा एनालिसिस करती हैं सपना जी। मैं सच सच में बता रही हूँ कि हर स्ट्रीम में थैंक यू जो भी मैम। आपने एक एनालिसिस दिया है, बहुत ही सारे पॉइंट्स कवर करके, और बहुत क्रूशियल चीजें विद एग्जांपल्स। मतलब आपसे अच्छा एनालिसिस करने वाला श्रोता बहुत कम होंगे, ऐसे लोग जो आते हैं पैनल पे जो इतना अच्छा एनालिसिस करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। बोलिए। थैंक यू मैम। मैम इसका कारण ये है कि हम भुक्तभोगी हैं क्योंकि मैंने खुद झेला है और अपनी लाइफ का एक बड़ा समय इस संस्था को दिया है। तो मतलब मैं जो भी बोलती हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से बात करती हूँ, एक भी शब्द ऐसा नहीं, मैं मतलब कोई भी लाइन ऐसी बात नहीं कहती जो मैंने खुद एक्सपीरियंस ना किया हो या देखा या सुना ना हो। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं ईमानदारी और सच्चाई से जो मैंने वहाँ देखा है, अनुभव किया है, वो बात ऑडियंस के सामने रखूं। अ, तो मैम जैसे मैं एक बात बता रही थी, अ, अभी मेरे थोड़े ध्यान से निकल गई वो मैं क्या बोल रही थी। हाँ, जैसे आपने मैम ये बात कही थी कि अभी आप पढ़ रही थी कि फिफ्थ फ्लोर से गिरने उसने छलांग लगा दी ना, एक कोई पढ़ रही थी आप, फिफ्थ वो फ्लोर का। एसबीके थी, वो उसने फिफ्थ फ्लोर से छलांग लगा, हाँ। हाँ मैम, एक्चुअली उसका ये मीनिंग है, उसने खुद छलांग नहीं लगाई, लेकिन ये मुरलियों में आता है कि अगर आप भिखारी बने, पतित बने, तो ये ऐसा होगा कि फिफ्थ फ्लोर, 11th फ्लोर से गिरने जैसा होगा आपके लिए। तो उसका वो मीनिंग था। तो जैसे जो भी बच्चा अगर मान लो
जो बच्चा है अगर उस वो मुरली में ये बातें सुनेगा कि अगर अरे, अरे मैं तो पतित बना, भिखारी बना तो मैं तो 5th फ्लोर से गिर जाऊँगा या मेरी तो सारी चढ़ती कला है। वो कहते हैं कि अभी तो तुम देवता बन रहे हो, तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर तुम एक बार भी पतित बने, भिखारी बने तो तुम तो 5th मंजिल से इतनी ऊँचाई से गिरने जैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो वो बच्चे को एक कहीं न कहीं वो अपराध बोध हो जाता है, मन में बचपन से ही बैठ जाता है। तो वो हार्मोन्स तो शरीर के चेंज हो रहे होते हैं, उसके मन में मतलब ऑटोमैटिकली उसके ऊपर कंट्रोल तो होता नहीं है। लेकिन फिर वो मुरली वाली बातें भी घूमती रहती हैं, तो कहीं न कहीं वो रिग्रेट वाली फीलिंग में चला जाता है। और ये सब भी मैंने वहाँ देखा है कि कई बार वो ज़बरदस्ती से कन्याएँ चलो माँ-बाप हमारे चाह रहे हैं समर्पित हो जाएँ, ये हो जाएँ, लेकिन अंदर से मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे क्या सपने हैं, वो कहीं न कहीं वो व्यक्ति मतलब पीछे छूट जाता है। उस वो अपने पे कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाता कि हाँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है। वो सारा ही सेंटर की बहनों के हाथ की कठपुतली बनता जाता है। अच्छा वो जो कहें, अरे वो तो भगवान के शब्द हैं। अ, उन्होंने अगर कह दिया नौकरी नहीं करनी है, तो चलो नहीं करनी है, उन्होंने कह दिया पढ़ना नहीं है, तो क्योंकि माँ-बाप भी उनके ही अनुसार चल रहे हैं, तो बच्चे बच्चे के मन में भी हो जाती है, वो तो जैसे भगवान है। लेकिन वो खुद क्या सुनना ही बंद कर देता है, कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या इच्छाएँ हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ। तो वो हर चीज़ का वेरिफ़िकेशन सेंटर की बहनों से कराने लगता है। तो ये सब मैम साइकोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल पूरी पर्सनैलिटी को ही व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को ही डिस्ट्रॉय करने वाला है ये कल्ट। मतलब वो व्यक्ति किसी काम का रहता ही नहीं है। जी। जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने कवर करे हैं। मतलब ये, और हमने उन बच्चों को नहीं लिया जो सेंटर पर ही जन्मे हैं। मतलब वो एक बच्चे को, जैसे मैं बता रही थी, मैं अपनी नीस को बोला कि मेरे पंख हैं, उसने पूरा विश्वास कर लिया। तो ऐसे बच्चों को कुछ भी बोल दो वो विश्वास कर लेते हैं, उनकी उम्र ही ऐसी है। तो जो बच्चे सेंटर पर ही पैदा हुए हैं उन्होंने तो बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। उनके दिमाग में कि बाहर जितने लोग रहते हैं वो शूद्र हैं और बड़े डेंजरस हैं, तो हमें सेंटर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और हमें पढ़ने से भी क्या होगा, दुनिया में सब जो है वो विनाश हो ही जाएगा। तो यहाँ हुँ, पे जैसे पाकिस्तान में देखो छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या बोल रखा है, तो वो बच्चे वही बोलते हैं। वो देखते ही नहीं कि एक्चुअली इंटरनेट पे जाके चेक भी करें। वो तो सोचते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया का जो जितने भी वॉर हुए हैं उसमें पाकिस्तान जीता है। कुछ भी बोल दो इनको, वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतने छोटे बच्चों को ये लोग गलत गलत शिक्षाएं देके और अपने आप को कह रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जबकि ये रिलीजियस हैं। जी, जी। तो और इन्होंने मैम किया है। और अगर मान लो पेरेंट्स चाइल्ड, इसका एक और पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि हुँ, हुँ, एक हुँ। यूके से लड़की आई थी, वो 10 साल की थी, उसका 2 जगह मोलेस्टेशन हुआ सेक्सुअल। तो इन लोगों ने जो है उस लड़की को हमेशा ये कदाचारी बोलते हैं, जिसका रेप हुआ होता है या मोलेस्टेशन हुआ होता है। तो वो तो 10 साल की थी, वो कैसे कदाचारी थी। तो इन्होंने जो है ऐसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं रखा है इनके यहाँ। जो जो ब्रह्म कुमार हैं, जो बहुत समय से एक जगह पे रहते हैं, वो पावरफुल हो जाते हैं उस जगह पे। जैसे अपना निर्वैर था, वो पावरफुल हो गया, या कोई और है जो बहुत समय से एक ही जगह पर रह रहा है, वो पावरफुल हो गए हैं। जो करुणा भाई है, वो उसका काम ही है कि केसेस को दबाना, वकीलों को दे के पैसे, और पुलिस का मुंह जो है उसको टोली और पैसे देकर और पुलिस का मुंह बंद कराना। तो ये लोग सारे बच्चे छोटे छोटे जो देख, तीसरा पॉइंट ये कि बच्चे छोटेपन से ही देख रहे हैं कि ये सब ऐसा कर दो, फलाने को डंडा मार दो, फलाने को बुरी तरह बोलो। मतलब सास भी कभी बहू थी, वही वाला ड्रामा चलता है इनका। जो बच्चियां देखेंगी, जो दादियां जैसे मार रही हैं, जैसे आपने बोला उस बच्ची को मारा, तो ये सब छोटे बच्चे दूसरे भी देखते हैं, तो वो भी वही करेंगे जो बड़ों को देखेंगे करते हुए। जी मैम जैसे आपने बाल शोषण की बात की, तो मैं तो अपना खुद का ही एग्ज़ाम्पल सुना रही हूँ। मैं हालाँकि बच्ची नहीं थी, लेकिन छोटी उम्र थी 19-20 साल की। तो मैं दिल्ली में कोई है इनका जो सत्कार भवन के नाम से है और वहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे हम आते-जाते हैं, कहीं पे दूर गए तो बीच में स्टे कर सकते हैं उस आश्रम उस जगह पे। सत्कार भवन नाम से है, तो मैं वहाँ की अपनी खुद का अनुभव बता रही हूँ कि मैं किसी के साथ वहाँ पे
जा रही थी तो कोई भाई हमें लेने के लिए आया था वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। तो जैसे वो हम गाड़ी में बैठे, तो मेरे साथ वो दीदी थे और मैं बीच में थी और मेरे बाजू में वो भाई बैठा था। तो वो भाई मतलब ऐसे-ऐसे हरकतें जैसे हाथ से कहीं टच करना, कहीं ऐसे कूनी मारना, मतलब वही वो जैसे पिंचिंग मैकेनिज्म है सपना जी। वो देखते हैं हुँ? बच्चे को ऐसा करके कि ये हाँ, कितना सहन कर रहा है और कभी ये बता तो नहीं देगा, तो वो हुँ, शुरू में थोड़ा-सा करेगा, फिर देखेगा ये बच्ची कुछ नहीं करी तो और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। हुँ। ये पिंचिंग स्ट्रैटेजी है ये। हुँ। तो मैम मैं ये सोच रही थी मतलब मैं आज सोचती हूँ कि जब मैं इतनी मतलब मैं बड़ी थी, मेरे साथ ये ऐसे हरकतें कर सकता है, तो जो छोटे बच्चे होंगे वो भी तो वहाँ स्टे करते होंगे, छोटे-छोटे बच्चे, तो उनके साथ तो वो क्या नहीं करता होगा क्योंकि बच्चे तो बेचारे मासूम होते हैं और उनके मन में तो इस संस्था के और प्रति बड़ी भावना होती है उनको कि यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, उनको डरा के, धमका के भी किया जा सकता है, जो हुँ, थोड़े हुँ। से नर्वस हो और गिल्टी और ये सब गिल्ट और ये इस पर तो ये कैश करती ही हैं। मैम जैसे शांति वन है, जो इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी मैंने ये देखा था जैसे वहाँ पे जन्माष्टमी की झांकी के प्रोग्राम होते हैं या कोई भी फंक्शन होता है, तो वहाँ कोई एक भाई है, जो सारा अरेंज करता है कि किसको क्या बनना है। तो मैंने खुद देखा है कि जब बच्चे उसके पास जाते थे और जैसे वो कहता था अच्छा ये बनेगा, तो वो ब छो मतलब 10-12 साल के बच्चों को भी अपनी गोद में बिठा लेता था। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगता था कि अ, क्यों ये बिठा रहा है उनको जैसे गालों को छूना, उनको किस करना, इस तरह की हरकतें करता था। तो उस समय मुझे बड़ा अजीब लगता था लेकिन जो वो बच्चियाँ थी उनके लिए तो वो तो सोच ही नहीं सकती ना कि अरे ये तो ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर में भी ऐसा हो सकता है। और वो पेरेंट्स को बताएँगे तो पेरेंट्स भी विश्वास नहीं करेंगे कि अरे यहाँ के भाई तो देवता हैं, यहाँ के तो भाई बड़े अच्छे हैं। तो तो इस तरह की मैंने हरकतें देखी, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, फिर मैं उनको हटाती थी कि नहीं-नहीं अच्छा इधर आओ, ताकि बच्चियाँ उस उसके पास ना जाएँ, बच सकें। फिर बाद में मैंने सुना था कितनी सच्चाई है वो नहीं कह सकती कि उसने किसी बच्ची के साथ ऐसा किया था और उस बच्ची के पेरेंट्स ने फिर पुलिस में भी कंप्लेन किया था। लेकिन फिर वो मामले को जैसे पता है या दबा दिया गया और वो भाई आज भी वहाँ पे है। वहाँ पे ये सारे प्रोग्राम अरेंज करता है। तो ये सब घटनाएँ मतलब इनके सेंटरों में, मधुबन में होती हैं ये सब घटनाएँ सनातन बच्चों जी के साथ बोलते भी। हैं, सपना जी आज आप उस भाई का नाम बताओ। मैम चिरंजी लाल भाई। चिरंजीव लाल। हुँ, हुँ। चिरंजी लाल भाई। हाँ, चिरंजी लाल, तो ये नाम तो वैसे भी ये लोग चेंज करके ही रखते हैं, ये कौन-सा उसका असली नाम होगा? वहाँ का जो नाम था मैं वही बता रही हाँ। हूँ। हुँ। जी मैम, तो मतलब ये सब वही बातें हैं जो मैंने देखी हुई हैं और या सुनी हुई हैं। बाकी अगर मान लो पेरेंट्स में से जैसे मैंने कहा कि अ, अगर मान लो ऐसा भी होता है कि बच्चा चले और पेरेंट्स ना चले, बच्चा जैसे बड़ा हो जाए 17-18 साल का टीनेज हो और यूथ हो जाता है, तो कई बार दोस्तों के साथ चला जाता है और फिर उसको अच्छा लगता है या फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स होती है, माँ-बाप के बीच में झगड़ा चल रहा है, कुछ भी हो, तो वो शांति के लिए वहाँ चला जाता है, तो भी घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि फिर वो बच्चा रेगुलर जाना शुरू कर देता है, फिर वो शादी समर्पण की बात करता है या शादी करने से मना करता है। तो पेरेंट्स उसको बार-बार समझाते हैं, उसको मना करते हैं, तो भी परिवार में कलह-कलेश का वातावरण बनता ही है। और मैम ऐसे मेरे पास काफ़ी कॉल्स आए थे जैसे एक माता का कॉल आया था, उसकी बेटी जो इतनी एजुकेटेड थी और फ़ॉरेन में जॉब कर रही थी, उसने फ़ॉरेन की जॉब छोड़ कर के वो इंडिया वापस आ गई। और अब कह रही है मैं सेंटर में समर्पित होंगी। तो और फिर उसकी माँ इतनी दुखी है कि अब इसका मैं क्या करूँ, इसको कैसे समझाऊँ? तो जब बच्चे जैसे यंग एज में होते हैं, तो वही होता है ना मैम कि उनको पता नहीं होता क्या सही है, क्या गलत है। तो फिर वो अपनी लाइफ़ का इतना बड़ा डिसीज़न और तुरंत उस भावनाओं के वश ले लेते हैं और फिर आगे फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता क्योंकि वो फिर एज निकल जाती है, उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो इस तरह की ढेरों एग्ज़ाम्पल्स हैं मैम। तो मैम तबाही तो निश्चित है, चाहे पेरेंट्स चलें और बच्चा चले, पेरेंट्स ना चले, एक पैरेंट चले, दूसरा ना चले, तो भी तबाही है और अगर तीनों चलते हैं, पूरा फैमिली चलता है, तो भी बर्बादी है। क्योंकि बच्चे का फ्यूचर तो भी फिर बर्बाद हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी भी बर्बाद हो जाती है। तो हर तरह से तबाही ही है, इस कर्ज से जुड़ने के बाद।
जी। तो यहाँ पर इस जो हमने लेख पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई है, तो इन्होंने तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कह के फिर पॉलिसी बनाई है। तो इनको रिलिजियस इंस्टीट्यूट कह के पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज़ के लिए इनको एक चाइल्ड ऑफिसर रखना चाहिए और चाइल्ड ऑफिसर को पावर भी देनी चाहिए। खाली बिना दाँत का हो जाएगा अगर उसे पावर नहीं दी जाएगी तो। तो डायरेक्ट ताकि एक्शन लिया जा सके, जिन बच्चों के ऊपर शोषण होता है। अजय जी, आपका स्वागत है। अगर आपने स्ट्रीम सुनी हो तो आपका क्या कहना है? दीदी सबसे पहले तो राम राम, सपना बहन को भी राम राम। सारी चीजें सपना जी ने कवर कर दी। मैं धन्यवाद ही करता हूँ कि आज वो एकदम सही पॉइंट पे सही चीजें बोली हैं और उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। दीदी ये तो बच्चों का शोषण तो करते हैं, इनकी चालें ये होती हैं कि जैसे बर्थडे घर में बच्चों का मनाती नहीं, पहली बार अगर मनाती हैं तो देखना फादर से कैसे अलग करती हैं, बच्चों कैसे मन में डालती हैं। मेरी क्या मदर डे था तो लड़की ने गिफ्ट पूरे भेजे और जब फादर डे आया तो बोला कि पापा तो तुम्हारी चीजें खाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे सनातन में होता है कि कुछ हिंदुओं में कि बच्ची जब शादी हो जाती है तो उसके घर का पानी तक नहीं पीते हैं, लेकिन आजकल पीने लगे जमाना देख के। लेकिन बहुत लोग शादियों में खाना भी नहीं खाते थे। तो बोले तुम दिल्ली चले जाओ, बाबा को ही पिता समझ के वहां पे ही उनके दर्शन कराओ। फिर देखो दूसरी चीज बोलते हैं कि तुम्हें क्या खाना है, पत्नी ने फोन कर दिया पति को कि पनीर लेते आना, ये चीज लेते आना। और फिर देखो बच्चों को कैसे बहलाते हैं कि बाबा ने बोला था ना, बाबा के आज बाबा तुमने मांगा था कि पनीर खाओगे, वो खाओगे। तो वो पति को बता के मंगवा रही है, लेकिन नाम किसका हो रहा, बच्चे के दिमाग में क्या डाला जा रहा है कि देखो बाबा से तुमने मांगा और बाबा ने तुम्हें ला के दे दिया, पिताजी को पहले लेके आ गए। देखो कितना वहम डाला जाता है बच्चों के दिमाग में, और शुरू से ये वहम डालने लगे तो बच्चा उसी पे ही रहता। जी, एक बात मैं कहूँगी, जो ये मुसलमान है, ये भी तो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। ये लोग कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है नहीं, जब कोई अच्छा भला होता है तो कहते हैं देखो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अल्लाह तुम्हारे लिए इतना बख्शने कर रहा है। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं अल्लाह टेस्ट ले रहा है। तो और जो सेम चीज़ अगर हिंदुओं के साथ होती है कि उनके संग कुछ बुरा होता है, देखा इन्होंने बुरा किया था तो अल्लाह ने इन्हें पनिश किया है। अब नहीं बोलते दीदी कि वही, टेस्ट ले रहा है अल्लाह। मतलब हिंदुओं का ईश्वर जो है वो हिंदुओं का टेस्ट ले रहा है अपने लिए। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। दीदी जो आपने शोले पिक्चर देखी होगी कि उसमें भी बोलते थे हम्म, कि माँ जब बेटा रोता था, बेटा चुप हो जाओ नहीं तो 50-50 किलोमीटर दूर तक गब्बर आ जाएगा। तो वही चीज है, इनके दिलों में दिमाग में बैठा दिया गया कि बेटा तू बाबा आ जाएगा, बाबा तुम्हारा ये कर देगा, बाबा 5 मंजिल से गिरा देगा, उसके बराबर होता है 5 मंजिल से कूदना, जैसे अभी सपना बहन ने बताया। तो वो डर भरे हुए हैं, वो डर कहाँ जाएगा, वो दिलों में डर भर दिया गया है, एक तरफ ज्ञान का एक तरफ डर। तो बच्चा असमंजस में पड़ जाता है, किस चीज से निकलूं, किस चीज में घुसूं, किस चीज से छोड़ूं, किस चीज को ना छोड़ूं। वो असमंजस में ही पूरी जिंदगी गंवा देता है अपनी उम्र की। और बाद में वो जब पता चलता है, जैसे सपना बहन ने बोला, बाद में पता चलता तो वो कहीं के नहीं रहते। बिल्कुल सही बोला आज उन्होंने। अ, जी। तो मैं भी जी एक मैं चीज आगे शेयर करती हूँ, एक और जो उसी में आगे था जो मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने ऐसे मैम एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे मतलब इस ज्ञान का कितना प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है कि जब शुरू-शुरू में हम ज्ञान में आए थे ना, तो हमें विनाश के सपने आते थे। सपने में देखते थे हम विनाश हो रहा है, अरे! हमने तो पुरुषार्थ नहीं किया। तो ज्ञान की बातों का इतना गहरा असर पड़ता है, अरे! हम जल्दी से कर लें, अरे! दुनिया तो खत्म होने वाली है, अरे! नौकरी क्या करनी है। तो वो रोज़ मुरली सुन के दिमाग में विनाश होने वाला है, देवता बनने वाले हैं, बस सपने में भी वही सब चीज़ें घूमने लग जाती हैं। तो हम्म, बच्चों की बुद्धि तो और ही मासूम होती है, उन पे तो कितना गलत इफ़ेक्ट पड़ता होगा। जी। अच्छा, मैं ये पढ़ना चाहती हूँ एक दो लाइन। बच्चे एक्स की घटनाएं और उनका कुप्रबंधन राजयोग मानचित्र पर उनके स्थानों में शिक्षाप्रद है। वह लंदन से आई थी
और दिल्ली और माउंट आबू में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो ये बता रहे हैं कि एक कोई बच्ची है जिसका नाम नहीं लेना चाहते, एक्स रख दिया है, तो वो कह रहे हैं कि उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ दिल्ली और माउंट आबू में। जो टॉप राजयोगी हैं इंडिया में और जो पश्चिमी देशों में, उन सब पर ये लागू होता है कि उन्होंने उस बच्ची को डेंजर को एक्सपोज किया, और मोलेस्टेशंस के बाद ये लोग अपनी वो सुरक्षा टाइटन नहीं करते बल्कि और बच्चों को भी एक्सपोज कर देते हैं उस डेंजर के लिए। और बहुत सारे राजयोग कैंप्स में ऐसा हुआ है कि बच्चों को एक्सपोज किया गया है डेंजर के लिए। क्योंकि देखो, जब कहीं एक जगह मोलेस्टेशन होता है तो ये वहां पर केयर नहीं करते बल्कि मोलेस्टर को दूसरी जगह भेज देते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो दूसरी जगह करने लगता है। कैथोलिक्स में भी यही चीज होती है और बीके में भी। दीदी सपना बहन ने एक चीज इसी में छोड़ दिया कि इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया कि ये इसलिए पूरे परिवार को मिलाते हैं, कल को कोई दुर्घटना या कोई बातचीत ऐसी हो जाए बच्चे या लड़का या लड़की के साथ में, खुदा ना करे, भगवान ना करे कि लड़की के साथ में होती है, तो उसपे माँ बाप जब बाबा का नाम ले तो वो चीज को दबा दिया जाए, उसको उछाल ना मिले, उसको बढ़ावा ना मिले, पुलिस को सब कुछ दे के खत्म कर दिया जाए। इसीलिए ये बोलते हैं हम तो परिवार से रह के अलग कराते ही नहीं है, हम तो पूरे परिवार में शामिल होके कराते हैं। कितनी बढ़िया इनकी पॉलिसी है, कितनी बढ़िया इनकी टेक्निक है। और सपना बहन से मैं पूछना चाहता हूँ, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ सपना बहन? नहीं अजय जी, दोनों ही स्थितियां हैं। कईयों में ना पेरेंट्स भी आते हैं तो उनके साथ बच्चे आते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं कि कुमारियां माँ बाप का विरोध करके भी वहां जाती हैं। तो वैसे तो इन्होंने बनाया हुआ है कि माँ बाप का सहमति पत्र लेना जरूरी है, लेकिन क्योंकि वो लड़की बालिग होती है, 18 साल से ऊपर की होती है, अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती है, इसलिए वो ये लोग समर्पित वो हो करा देते हैं, सेंटर पे वो रहने लग जाती है। तो बाद में जब उसको पता चलता है उसके साथ कुछ भी गलत होता है, तो फिर माँ-बाप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, या मतलब कहते हैं कि भई वो तो गई थी हमारा विरोध करके, वो वापस भी नहीं जा सकती, कि अब माँ-बाप पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो इस तरह के केसेस भी हैं, दोनों ही बातें हैं। बिल्कुल कई हैं बिल्कुल। जिनमें माँ-बाप अभी जी। आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आप अपना सेटिंग्स देख लीजिए। किसका दीदी? संजय जी कोई जुड़ने वाले हैं, उनको बोल रही हूँ उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। मंजीत जी का भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड अभी। तो दीदी ये इनकी पॉलिसी होती है कि माँ बाप को अपने पक्ष में ले लेते कि बाबा का यही था, बाबा को यही मंजूर था, बाबा ने यही किया, तो माँ बाप उस पर कोई ब्लेम ना लगा पाए, किसी पे कोई चार्ज ना कर पाए, किसी को कुछ ना हो। तो ये इनका मेन चीज टेक्निकल बहुत ज्यादा ये चीजें पे जोर दिया जाता है। और बाद में तो आपको सारी चीजें पता है कि पति खराब है, पति पति मारता है, वो चीजें आप नहीं बोलना चाहते। वो चीज तो इनका ब्लेम लगाने का ऐप बन ही गया है। जी मंजीत जी, आपका स्वागत है। आप क्या बोलेंगे बाल शोषण के बारे में? बीके के लिए जी बीके के लिए मैंने पहले भी बताया था, ये बाल शोषण जो करते हैं, ये अपने आप को बढ़ावा देने के लिए उनको बचपन से ये बातें सिखाई जाती है ताकि वो दूसरी जगह कनेक्ट ना हो सके। और शोषण करना तो इनका परम सिद्ध अधिकार है, उसमें कोई कुछ भी किंतु परंतु नहीं कर सकता। एक बार जो बीके का ठप्पा लग गया तो वो उसके अधीनस्थ होकर ही कार्य करेगा। और इनके लिए तो बहुत लोकप्रिय कार्य है ये कि बीके जो है संसार के अंदर या इंडिया के अंदर इसका बढ़ावा करें, जो कि एक कानूनी तौर के ऊपर बहुत संगीन अपराध है, लेकिन इनके लिए कोई अपराध नहीं है, ये अपराध के तो मास्टर हैं। और सपना जी, आप बीके हैं या एक्स बीके हैं, पहले तो ये बताइए। नहीं, ये एक्स भी के हैं मंजीत जी। नहीं, झूठ बोलती है, क्योंकि इनकी नहीं बातों में दो 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 धारी तलवार नजर आती है। मैंने कल भी इनको नोटिस किया, आज भी, पहले भी नोटिस किया, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। नहीं, ये सच बोल का मतलब ये सत्य बोलने की कोशिश करती हैं। अगर अगर इनको बीके की कोई बात में बुराई नहीं नजर आती तो वो भी बोलती हैं।
ऐसा नहीं है सपना जी, जो है वो XD क्योंकि मेरे को इनकी बातों के अंदर जो नजर आया वो अपने स्ट्रीम से विरुद्ध है। नजर ये आया, खुल के दो बातें गोल गोल घुमा के बात करती हैं। क्योंकि क्या है, सच्चाई सत्य जो है इंसानियत धर्म मानव धर्म के विरुद्ध बात करती हैं कभी कभी, तो और कभी कभी ऐसा लगाती है जैसे जलेबी बनाई जाती है। नहीं, ये शोभनीय नहीं है। स्पष्ट ही बोलिए मंजीत जी, कौन सी बात आज आपको की स्ट्रीम में कौन सी बात आपको गलत लगी मंजीत जी? नहीं, आज की जो नहीं, कल की बात कर, उन्होंने आज की तो मैं बीके अभी मैंने सुना ही नहीं, मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो अभी हाल ही आया हूँ बाहर से। सुनिए, कल की बात पे बाद में बात करेंगे। बात ये है, वो कल आप खन्ना डिस्ट्रिक्ट बोल रहे थे ना, कभी आपने वो दूसरा रायपुर मजीरा कुछ बोला था, तो दोनों बातों में डिफरेंस था, तो ये वाली बात उनको फर्क लगी। एक बार आप कुछ और कह रहे थे, एक बार कुछ और कह रहे थे, ये बात उन्होंने मुझसे बोली थी। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो एक ही बोल रहा हूँ, रायपुर माजरी के अंदर है। पर एक बार और आपने खन्ना डिस्ट्रिक्ट भी बोला था। हाँ, तो मैंने तो पता बताया था, खन्ना जिला के से पूर्व दिशा के अंदर रोड जाता है 5 किलोमीटर। आप उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, 5 किलोमीटर दूर रायपुर माजरी है। ताकि आप, मैंने लोकेशन इसलिए दी क्योंकि रास्ता वो एक वहीं से जाता ही है, और जो दूसरा रास्ता है वो काफी लंबा है, इसलिए मैंने पास का रास्ता बताया। जी, तो और ये शोषण के बारे में बात करें तो मेरे भतीजे और भांजों के साथ भी इन्होंने बहुत उठा उठा कर लेकर गए कि बोले अब भगवान आए, भगवान आए। कोई भगवान नहीं है, शैतान है, शैतान। बच्चों को बचपन से जो जिस हिसाब से बच्चों को ढालेंगे ना, तो बच्चा उसी रूप में ढलता है। इसलिए उसको बचपन से ही ये बातें सिखाई के उसका शोषण करते हैं। और घर वालों को जिनको बोलते हैं ना, ये यहाँ भी जैसे इन्होंने बोला कि वो वहां से अपने आप आती हैं, अपने आप नहीं आती। ये इनकी एनालिसिस करके रखा हुआ इन्होंने कि कौन लड़की अकेली है परिवार में, और उनके घर में क्या लड़ाइयां चल रही है, कौन क्या है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और मजबूरी का फायदा उठाकर ही फिर उनको लड़वाते हैं आपस में कि तुम पति से वो मांगो, हिस्सा मांगो, और यहाँ पे आजे तुमको भगवान के दर्शन कराएंगे। ये तो बातें होती है। मतलब पूरा का पूरा उसकी लाइफ खराब कर देते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो। जो बीके के अंदर आ गया, उसके अंदर आने के बाद ही ये सब सारे नाटक चल रहे। पहले कोई नहीं देता, क्योंकि इनको अपना वंश बढ़ाना, इसको कहते हैं वंश बढ़ाना। ऐसे तो बढ़ा नहीं सकते, तो ये लोगों के साथ ऐसा कर करके अपना वंश बढ़ा रहे हैं, संस्था को बड़ी कर रहे हैं। सब अपराध है, पूरा संगीन, इसको बोलता संगीन से संगीन अपराध है इनका। ये जितनी बातें करते हैं ना, सब बेबुनियाद है, सब झूठी। इंसानियत का हनन है ये, इतना बड़ा हनन है कि इसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता। और बचने के लिए पता है, जैसे कोई माँ बाप है, अगर वो गुस्सा भी, अभी ये लोग कहते हैं हम तो परिवार वाले हैं, कोई कह रहा था दीदी ने मार भी दिया तो क्या हो गया, वो तो परिवार वाली है। ऐसा कोई एक और स्ट्रीम में बोल रहा था, एक बार सेम बात उठी थी तब भी। तो हमारे माँ बाप होते हैं, वो प्यार भी तो करते हैं, अगर वो कभी कुछ डांट भी देते हैं तो बाद में प्यार भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अपना खून नहीं है ना, तो प्यार नहीं होता उस तरह का। तो ये लोग खाली दूसरे के बच्चों से जैसा सौतेला व्यवहार है वही उनको मिलता है फिर। ये भी एक उसी पॉइंट है। उसी लड़ाई का तो फायदा उठाते हैं कि ये देख लेते हैं, इनके जासूस लगे रहते हैं कि कौन बच्चा या कौन पिता या कौन माँ अपने बेटे से लड़ती है, और उनके माइंड को ये कैप्चर करते हैं और अपने पास बुलाते हैं कि देखो हम तुमको पहले प्यार का ना वो जहर पिलाएंगे, उसके बाद में उनको अपने ही माता पिता के खिलाफ करते हैं ये लोग। ये अगर प्यार होता तो आज संसार के अंदर बहुत सुख शांति अमन चैन होता। मैं मेरी बात करता हूँ, मेरा पेमेंट दे दो, मैं वो दे दो मेरा। क्यों नहीं दे रहे? तुम भगवान हो ना, भगवान को पैसे की क्या जरूरत? मेरी मजदूरी दे दो, मुझे बीके से क्या लेना भगवान। मैं जब तक मेरा पेमेंट और मेरी प्रॉपर्टी नहीं देगा, मैं इनका पूरा का पूरा चिट्ठा खोलता रहूंगा, एक एक नस नस तक, पाँव के अंगूठे लेकर तो सर के बाल तक, जितने इनकी नस में संगीन अपराध भरे ना, एक एक करके खोलता रहूंगा। जिस दिन मेरा पेमेंट आ गया मैं चुप हो जाऊंगा। मैं स्ट्रीम का जहां जहां भी स्ट्रीम चल रही है, वो चल रहे, वहां सब पे एक ही बात बोलता हूँ। और ये मेरा जो काम है मुझे बहुत सक्सेस दे रहा है, मुझे क्या सभी को सक्सेस दे रहा है।
सभी के मुझसे मुझे बहुत प्यार मिला कि ये बात हमको मालूम ही नहीं कि बीके वाले तो ऐसा बोलते वैसा बोलते। मैं कहा मैं चश्मदीद गवाह हूँ, जिसको कहते हैं कोर्ट के अंदर चश्मदीद गवाह, मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस बात का। ये मैं एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ कि देखो, जब आप बबूल का पेड़ बोओगे तो बबूल ही का बीज बोओगे तो बबूल का ही पेड़ होगा, आम बोओगे तो आम ही उगेगा। तो आप एक बार कुछ सोनागाछी के बारे में बता रहे थे कि कौन था सोनागाछी में, वो एक बार फिर से बता दीजिए मुझे। कल मैं 2 घंटे लगाए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, प्लीज जितने भी ऑडियंस सुन रही है, मेरे कोई अगर हेल्प कर दे तो। कल मैंने 2 घंटे कई सारी स्ट्रीम्स स्कैन करी। मैं एक डायग्राम ढूंढ रही हूँ जिसमें मैंने ब्लूप्रिंट दिखाया था सोल्जर 3 बंगलों का, ओम निवास बंगला, सोल्जर बाजार का बंगला, और ये वो ब्लूप्रिंट गायब हो गया है। मैंने हर स्ट्रीम में देखा, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने एक स्ट्रीम में वो खोल के दिखाया था। अब मुझे वो स्ट्रीम मिल नहीं रही है। अगर आप लोगों को मिले तो प्लीज मुझे उसका बता दीजिएगा। कल मैंने 2 घंटे इसी चीज पर वेस्ट करे हैं। अच्छा मंजीत जी, आपने एक बार एक सोनागाछी की बात की थी कि कौन था वो जो सोनागाछी में जिसका बच्चा था, और वो क्या चीज थी, मैं भूल गई। बता दीजिए फिर से। मेरे को भी वो याद नहीं है क्योंकि उस समय की बात मेरे पास रिपीट होती रहती है बातें, बस वही आता रहती है जो सामने आती है मैं वही। जैसे आज आपकी बात आई तो मेरे पास परसों ही ये बात आ गई थी, तो मैंने कहा चलो अब आगे इसका रिपीट का आंसर देखेंगे क्या होता है। और आज क्वेश्चन भी, कल भी क्वेश्चन आ गया, आज भी आ गया। अब इसके बारे में मैं पूरी, क्योंकि आपको सबूत चाहिए, इनको भी सबूत चाहिए, तो अब सबूत के साथ ही बात करेंगे। ये सपना जी को लग रहा था कि वो जो क्या था, फजीपुर माजरी जो भी आप बोलते हो, रायपुर माजरी, वो कह रही, जो मैं अखबार ढूंढ रही थी तो अखबार में जो एक लेखराज का वो उस दिन तारीख का अखबार मिसिंग है। तो सपना जी ने मुझे ये बताया कि वो तो स्मृति दिवस बनाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन होगी वो अखबार में। मतलब क्योंकि जब लेखराज मर गया था तो उसकी नोटिफिकेशन आई होगी। लेकिन सपना जी, जो मैंने कल का सर्च किया तो सिंधियों में दफनाते हैं, बरी नहीं वो नहीं करते, जलाते नहीं है। मैम होगा ये वाला कस्टम, लेकिन मतलब मैंने जो देखा, देखिए उनके फोटोज मैं हैं झूठ नहीं बोल जो रही, ब्रह्मा बाबा के। हाँ, लेकिन मैंने जैसे और जो सिंधी हैं, जैसे दादी प्रकाश मणि हैं, वो भी सिंधी थे। जो भी हैं, जो अदर संचालिका हुई हैं, उनको तो जलाया गया है, और वो मैंने देखा है। हम्म। मैंने क्या आपको सुन्नी भवन का फोटो दिखाया था सपना जी? सुन्नी भवन कौन सा? मतलब सुन्नी कोई प्लेस नहीं है राजस्थान में, तो ये उसका अनावरण कर रही है एक सुन्नी भवन का। तो बताओ कि ये सुन्नी इस्लामी है कि नहीं? शिया और सुन्नी होते हैं इस्लाम में। मैम, अगर सुन्नी था क्या उसमें? मुन्नी भवन या ऐसा कुछ नहीं था ना? क्या मुन्नी भी है वहां पे? नहीं नहीं, मैंने मुन्नी तो नहीं था? मुन्नी नहीं, सुन्नी। आप उसका फोटो भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई कौन आया मैम, जो ब्लूप्रिंट की बात कर रहे थे, कहीं वो ओम मंडली की जो बुक्स हैं, जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उनमें तो नहीं है वो ब्लूप्रिंट? क्योंकि 2-3 बुक्स थी ना, इज दिस जस्टिस, और कई सारी थी। इज दिस जस्टिस वाली को मैं 3-4 बार देख चुकी हूँ, उसमें नहीं है। और उसको पूरा और ओम मंडली वाली में, ओम मंडली वाली बुक में, कर दिया हो तो वो नहीं है उसमें। और ओम मैं, मंडली वाली बुक में। हाँ, और भाई बंद कम्युनिटी की जो किताब है उसमें भी हाँ, नहीं। हाँ। और जो ओके। एक लाइब्रेरी करके एक है, एक साइट, उस लाइब्रेरी में खाली पेज है कोई किताब ही नहीं है। इन्होंने सारे रिसोर्सेज हटा दिए। वो जो मैं बता रही थी ना, एक है जो आईटी में ब्रह्म कुमार, वो 22 घंटे लगा 18 घंटे दिन के स्पेंड करता है और सारे रिसोर्सेज मिटा दिए। एक वेबसाइट है, उस पर सारे ये किताबें और ये सब दिए, वो ब्रह्म कुमारी की ही साइट है, अब उससे भी गायब है। हर चीज पर आप क्लिक करो, वो दिखाया दिस आइटम इज नो हाँ लॉन्गर। मैम, मैंने बात किया था जो टेम्सी राम से है ना, जो इसकी वेबसाइट की जो एक मेंबर रही है, जिसने वेबसाइट बनाई, टेम्सी राम से, मैंने बताया भी था, रोबी राम से की बेटी है जो, जिसने वेबसाइट बनाई थी। मैंने उनको मेल किया था कि आपकी साइट पे जब जाते हैं
तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, डिलीट हो गए, तो उनका रिप्लाई आया था मेरे को, मैं आपको भेजूंगी। उन्होंने मेरे को यही कहा कि मेरी जो वो होता है ना उनका कुछ ड्राइव होती है, स्टोरेज ड्राइव, वो फुल हो गई थी और इस तो कारण झूठ से वो बोल रही हो गए है, हैं। अच्छा स्टोरेज ड्राइव, पता नहीं। ये तो वेबसाइट पर ये बातें बना रही है सपना जी, बहुत झूठ है ये, जी जी क्योंकि वो उस पर तो कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एक ना हो तो माने भी ये बात, उसमें एक भी नहीं है, उसमें लगभग 20 डॉक्यूमेंट्स के दिए हुए हैं लिंक्स, लेकिन उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और स्टोरेज ड्राइव क्या उसकी ड्राइव थोड़ी ना है, वो तो सर्वर पर होगा, वेबसाइट है वो। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, शर्म नहीं आती है इन लोगों को, झूठ बोलते हैं। अच्छा ये मैं दिखा रही थी ना, तो ये इस्लामी है जी। कैसे यहाँ पर, तो मैं ये दिखा रही थी, रुकिए। सुन्नी किसी जगह का नाम तो नहीं है मैम, है ना, इसलिए उस जगह के नाम बोल से। दिया कि मैंने बहुत ज्यादा जो है उसके बारे में सर्च किया है। और सुन देखो, ओम शांति भवन सुन्नी, मैम फिर सुन्नी जगह का नाम होगा ना, कॉमा लगाया हुआ है। खूब मैंने अभी ओम तो शांति। बताया, मैंने सोचा कि सुन्नी कोई प्लेस होगी राजस्थान में, तो मैंने उसका पूरा मैप स्टडी किया, मैंने उस पर काफी टाइम स्पेंड किया, सुन्नी कोई प्लेस नहीं है। मैम कोई छोटा टाउन, तालुका, गांव, विलेज? ऑलरेडी ये रिसर्च कर लिए, तो कॉमन सेंस की बात है, तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी। मैम कॉमा लगाया हुआ है, अगर मतलब सुनने ऐसे लिखते नहीं। हाँ तो हो सकता है ये स्टाइल हो उनका, लेकिन ऐसी कोई प्लेस नहीं है। नहीं मैम ऐसा नहीं, सुन्नी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स का शिया सुन्नी है, उसमें से सुन्नी लिखा हुआ है, सुन्नी डेफिनेटली किसी प्लेस का नाम है, मैं तो मुझे श्योर हूँ मैम इसके दिखा लिए। दो, मैं मैं तो आपको ढूंढ के दिखा दूंगी, मैं आपको ढूंढ के दिखा दूंगी, लेकिन ये डेफिनेटली, बाकी ये मुस्लिम्स वाला सुन्नी नहीं है, मैं 100% श्योर। जी जी। जी ये मैंने रिसर्च कर ली है, तो आप ये मत बोलो डेफिनेटली, जब आप निकाल के दे देना मुझे, तो मैं फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है मैम, मैं निकाल के आपको दे दूंगी। जी जी। हाँ, और अगर किसी को वो मिल जाए ब्लूप्रिंट तो वो बता देना, नहीं तो इन लोगों ने मेरा सिस्टम हैक करके उसमें से वो पेज डिलीट कर दिया है, क्योंकि वो मेरे पास था, अब मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी स्ट्रीम में नहीं है, जबकि एक स्ट्रीम में मैंने खोल के दिखाया था वो ब्लूप्रिंट, अब वो कैसे नहीं है, वो कहाँ गायब हो गया। और मैम एक बात और मुझे आज के टॉपिक के बारे में कहना था कि जब मान लो बच्चा चलने लग जाता है और माँ बाप अगर नहीं चलते हैं और बच्चा कभी घर जाता है, तो उसको ये सिखाकर भेजा जाता है कि तुझे घर में नहीं खाना है, खाना माँ के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना है, क्योंकि माँ बाप तो है पवित्र हैं, वो पवित्रता का पालन नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत ही ऑकवर्ड सी चीज होती है, बच्चा ये इतने बहुत साल सारी के बाद या। क्यों भी ये बच्चों को बोलते हैं माँ बाप कुत्ते हैं तेरे, जो लौकिक माँ बाप है हाँ उनको बोलते हैं कुत्ते, और उनको बोलते हैं कि अगर ये तुमको जबरदस्ती यहाँ सेंटर से ले जाना चाहें, तो तुमको किस तरह से बैठ के और अपने बाल खोल के बैठना है, और कुछ मत खाना, न कुछ कैसे करना, किस प्रकार से आपको हड़ताल करनी है, वो पूरा जो है इन लोगों के उसमें दिया हुआ है। जी जी मैम, तो वही है, मतलब सीधा सीधा मोटी परिवारों को तोड़ने का ही है। हम्म। धन्यवाद सपना जी, आज जी, थैंक यू मैम। तो फिर मैं इसको जो है समअप कर देती हूँ कि आज का टॉपिक था बाल शोषण, और बाल शोषण बहुत तरह का करते हैं, फिजिकली शोषण करना, सेक्सुअली शोषण करना, साइकोलॉजिकली शोषण करना, और इमोशनली शोषण करना। छोटे बच्चे जो सेंटर में पैदा होते हैं, या उनके माँ बाप उनको लेकर आते हैं, या फिर वो जो है वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो राजयोग करते हैं, जो बच्चों ने बाहर की दुनिया नहीं देखी, वो दूसरी बाहर की दुनिया को समझते हैं कि ये तो शूद्र हैं, आ गए हैं सारे, और हम तो बड़ी देवी देवता हैं, और हमें उनके दिमाग में गिल्ट, शेम, और चूंकि उनको नॉलेज नहीं है सेक्सुअल, तो उनके अंदर बड़ी बड़ी गलत भावनाएं पुरुषों के लिए और मनुष्यों के लिए, और गलत जो है ज्ञान, और हमारे स्क्रिप्चर्स की गलत नॉलेज, और ये सब दे देते हैं, और वो बेचारे कोप अप नहीं करना चाहते, जानते, वो बच्चे जिनको साइकोलॉजिकली फिजिकली अब्यूज करते हैं, वो कोप अप नहीं कर पाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं,
सेंटर में होते हुए दुर्व्यवहारों को देखकर उनके अंदर अपराध पनपने लगता है, और वो देखते हैं कि कैसे घूस खिलाकर, अशिक्षित रहकर, घूस खिलाकर और सिर पर डंडा मार के किस तरह काम निकलवाया जाए, कैसे बाह मरोड़ी जाए, कैसे डांटा जाए, कैसे जो है झाड़ू पोछा लगवाया जाए, ये सारी कलाएं जो है उनमें वो हो जाते हैं तेज। जैसे कि आजकल जैसे एकता कपूर के सीरियल्स चल रहे हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं, उन्हें पता है कि मौके पे कैसे मीठे बन जाओ और अपना काम निकाल लो, जिसको ये युक्ति युक्त कहते हैं, ऐसा इमोशनल और अनैतिक अब्यूज करते हैं। तो ये इस तरह की चीज है। और श्री कृष्ण बेचारे तो 7 साल के थे जब वो मुरली बजाते थे, उनके अंदर कोई वासना नहीं थी, उन्होंने उसको एक बहुत ही ट्विस्ट देकर उसको रासलीला बना बनाकर छोटी बच्चियों को गोपिकाएं बना के उनके दिमाग में ये डाल दिया है, और शिव जी से शादी करा के उनके लिंग से इस तरह की बकवास करके और दहेज ले लेके इन्होंने बच्चों को हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया। छोटे बच्चे बड़े हेल्पलेस हैं जो सेंटर पे पैदा होते हैं, जो सेंटरों पे जाते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर, वो बच्चे दूसरे बच्चों की पिटाई होते हुए देखते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार देखते हैं तो वो सहम जाते हैं। बहुत बच्चे जो हैं वो, कुछ बच्चे बोल्ड होते हैं, कुछ बाय नेचर नर्वस किस्म के होते हैं। हर तरह के बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इन्होंने नहीं रखे हुए हैं, चाइल्ड ऑफिसर नहीं है जिसके पास बैकिंग हो। इनके जो लॉज हैं वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से बनाए गए हैं, इन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करके और ये लॉज नहीं दिए हैं। मंजीत जी, एंड में आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो मैं क्लोज करती हूँ। मैं ये तो यही कहना चाहता हूँ कि ये सिंधी परिवार जो भी है ये मुस्लिम से अटैच है, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है इनका पूरा उसी के ऊपर है। ये क्रिश्चियनिटी का भी करते हैं, और हिंदुत्व को मिटाने के लिए इन्होंने पूरा संकल्प लिया हुआ है, जिससे इनको पैसों की आमदनी होती है। जिस भी प्रकार से चाहे इमोशनल करके या अपराध करके जैसा भी चाहे वैसा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबको खरीद रखा है कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ मानव मतलब इंसानियत की हत्या कर रहे हैं। इससे सबको बचना चाहिए और समझना चाहिए कि ये इन सिंधियों ने पाकिस्तान के अंदर भी वही काम किया और आज हिंदुस्तान के अंदर भी वही काम कर रहे हैं। मैं खुद एक एंटी करप्शन क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रंट का अधिकारी हूँ। मैं तो अभी तक बताया नहीं था, आज मेरे को बताना पड़ रहा। मेरे पास हर रोज न्यूज आती है, और हर रोज मेरे को दिल्ली से या लखनऊ से या फिर बम्बई से सारी न्यूजें आती है, और उसकी जानकारी मेरे को देनी पड़ती है। इसलिए मेरे को ये सारी चीजों का बात है। अपना आईडी कार्ड दिया है जो मैं नहीं दिखाना चाहती क्योंकि लोग उसकी हाँ कॉपी। ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया कि वो मजार निकली, उस मजार के अंदर, अब मंदसौर के अंदर जो मजार निकली उसके अंदर कुबेर जी की मूर्तियां निकली, वो भी मैंने आपको भेजा है। अच्छा, एक वेबसाइट थी, मैंने पहले एक बार दिखाई थी, कैप्टन देव वाली, वो उसमें था वो सोनागाछी वगैरह के बारे में जो दिया था। धन्यवाद मंजीत जी। मैं सब लोगों से विनती करूंगी कि आप लोग इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बहुत लोग जो अनजाने में अपने बच्चों को लेके सेंटर पे जाते हैं वो बंद कर दें। तो आप सबको जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। राम राम।